नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप लल्लन टॉप की यात्रा देख रहे हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी है। जो लोग ये समझना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राजनीति अपने शुरुआती दौर में कैसी थी, मान्यवर कांशीराम ने कैसे आंदोलन शुरू किया, DS4 कैसे बना, बामसेफ कैसे बना, बसपा कैसे बनी, उसके फुट सोल्जर कौन थे, वो कौन नेता थे जिन्होंने इसे मिशनरी भाव से अपनाया। बाद में इनमें से कई नेता बसपा छोड़कर चले गए, तो उनकी क्या कहानी है, उनके क्या अनुभव हैं। कांशीराम जी के साथ काम करने का अनुभव, मायावती जी के साथ काम करने का अनुभव, दलित समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का अनुभव, पिछड़े समाज के बीच राजनीतिक चेतना जगाने का अनुभव, और राजनीति उसमें कितना सहायक होती है और कितना कई बार उसमें नुकसान भी करती है मूवमेंट में, क्या ऐसा कुछ है। मैं उरई जालौन का रहने वाला हूँ, लल्लन टॉप के दर्शक जानते हैं। उरई जालौन वो जगह है जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के तौर पे सबसे पहले मजबूती पाती है। 1989 में जो शुरुआती विधायक जीतते हैं उनमें से एक विधायक उरई जालौन से जीतते हैं। ये सारे जो बड़े नेता हैं, जिनमें से कुछ नेता DS4 के ज़माने में भी चुनाव लड़े, बसपा के भी बनने से पहले, उनमें से कुछ बहुत सीनियर नेता बामसेफ, DS4 और BSP के मूवमेंट के हमारे साथ बैठे हुए हैं। ये उरई शहर का बुद्ध विहार है जहाँ पर हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये मेरे कल्याणकारी बौद्ध विहार है ये। और मैं चाहूँगा कि जेरी जी सबसे पहले कैमरा घुमा के दिखाएं कि यहाँ पे कौन कौन सी विभूतियों की तस्वीरें लगी हुई हैं। चूँकि बौद्ध विहार है तो जाहिर सी बात है कि भगवान बुद्ध की तस्वीर है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी पत्नी की तस्वीर है, और पीछे भी आप देखेंगे तो आपको भगवान बुद्ध के जीवन के कई प्रसंग दिखेंगे। अब मैं जो आज की बातचीत है उनसे आपका परिचय करवा देता हूँ ताकि आगे आपको एक सुविधा रहे बातचीत को समझने में। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिनकी राजनीति को गंभीरता से समझने में दिलचस्पी है, मैं भी अपने आप को उसी में गिनता हूँ एक राजनीति के विद्यार्थी के तौर पे, उनके लिए ये बातचीत बहुत ज़रूरी साबित होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। सबसे पहले आप KP सिंह जी से मिलिए। ये हमारे उरई जालौन के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। भाई साहब, इन दिनों आप जालौन टाइम्स चला रहे हैं? जालौन टाइम्स चला रहे हैं, लखनऊ से एक पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। लखनऊ से पत्रिका प्रकाशित कर रहे हैं। और जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ता था तो जिन कुछ लोगों की पत्रकारिता देख के हमको बड़ी प्रेरणा मिलती थी, उनमें से एक हैं। फिर हमारे साथ यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ, चैन सुख भारती जी हैं। 1989 में बसपा से विधायक बने थे, कोंच की सीट से, यानी बसपा के सबसे पहले विधायकों में से। नमस्ते। नमस्ते। चैन सुख भारती जी उसके बाद 1993 में भी विधायक रहे, मंत्री भी रहे मायावती जी की पहली सरकार में। हमारे साथ बाबू रामाधीन जी हैं। बाबू रामाधीन जी कांशीराम जी के बिल्कुल शुरुआती सहयोगियों में से एक हैं। 84, 89 और 91 में बसपा का चुनाव लड़े, यही बात है ना बाबू जी? उसके बाद फिर बाबू रामाधीन या डॉक्टर रामाधीन, इन्होंने PhD भी की है। देखिए इनकी एक किताब भी है जो मुझे मिली है, लोकतंत्र प्रहरी मान्यवर कांशीराम एक विश्लेषण, डॉक्टर रामाधीन ने ये किताब लिखी है। इसमें ये तस्वीर आपकी ये हैं आप, अरे वाह, ये देखिए, ये 1992 में पंजाब की है ये तस्वीर है। मान्यवर कांशीराम जी मूलतः होशियारपुर पंजाब के रहने वाले। का इलेक्शन एजेंट था मैं। मायावती जी का इलेक्शन है ये पंजाब में। अच्छा जी, चलिए तो इस सब पे विस्तार से बात करेंगे। फिर अभी फिर बाबू रामाधीन जी उसके बाद बसपा से सपा में चले गए, फिर कांग्रेस में चले गए। अभी सक्रिय राजनीति से दूर है मेरे ख्याल से 12 साल 10-12 साल। चैन सुख भारती जी अभी भी आप राजनीति में? अभी आप बसपा में? बसपा में हैं आप। बसपा सपा कांग्रेस में गए, आप बसपा में रहे। श्रीराम पाल जी हैं। श्रीराम पाल जी 1991, 1993 और 1996 लगातार 3 बार बसपा से कालपी की सीट से विधायक रहे, मंत्री रहे। बिल्कुल जब 93 में सरकार बनी थी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा बसपा की, तब मंत्री रहे। और उसके बाद जब 96 में सरकार बनी, मेरे ख्याल से 6-6 महीने का प्रयोग हुआ, तब भी मंत्री रहे थे, है ना। तो बसपा के सबसे शुरुआती मंत्रियों में से एक हैं श्रीराम पाल जी। बाद में ये सपा में गए,
फिर बसपा में गए, राज्यसभा में बने और अभी सपा में हैं। तो आप सपा में हैं, आप लोग बसपा में, आप कांग्रेस में गए और बाकी आप सब लोग भी पुराने कार्यकर्ता हैं, तो आप लोगों के पास भी आएंगे। मैंने बोला, आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने कहा चंद्रशुख भारती जी भी जब सरकार बनी 1995 में तब मंत्री रहे। अभी बातचीत चलेगी तब ये सब प्रकरण एक एक करके खुलेंगे। कुछ समय के लिए प्रभारी मुख्यमंत्री रहे। प्रभारी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। विदेश गई थी जब बहन जी जब विदेश गई थी तब आप ही को कार्यभार सौंप गए। हाँ जी, जी थाईलैंड गई थी और जापान, हाँ। तब 7 दिन के लिए इंचार्ज मुख्यमंत्री बना गई थी। क्या बात है, ये तो हमारे शहर के लिए भी बड़े गर्व की बात है। प्रभारी मतलब सीनियर मोस्ट आप थे, सबसे विश्वस्त थे उस समय। और मैं चेयरमैन भी रहा हूँ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का। मैंने 25,000 लड़के लगाए उसमें। अच्छा, माध्यमिक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। 25,000 लड़के बिना किसी के सिफारिश के, बगैर लोभ लालच के 25,000 लड़के लगाए। हम एलटी ग्रेड के मास्टर और प्रवक्ता और हाई स्कूल इंटर के प्रिंसिपल। चलिए सबसे पहले, और ये आत्माराम फौजी जी, आप भी चुनाव लड़े हैं मेरे ख्याल से। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ। जिला पंचायत और बाकी लोगों से भी परिचय करेंगे। मेरा पहला सवाल ये है कि आप सब लोग, खासतौर पे जो आप बुजुर्ग लोग हैं, सबसे पहले कैसे किसके कांशीराम जी के संपर्क में आए, कैसे ये पूरा पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ, ये बताइए बिल्कुल शुरुआत से। कब, कैसे मिले, क्या हुआ, क्या घटनाएं रहीं? ऐसा है मानवर, श्री शिवराम कुशवाहा उस चुनाव लड़े, उससे क्या नाम मानवर क्षेत्र से, DS4 से, DS4 से 1982 84 में। 84 हाँ जी। तो उस समय मानवर कांसीराम आए हुए थे इधर, उन्हीं के उसी प्रचार प्रसार में। तो तभी से हम लोगों का जो है परिचय रहा। तभी से हम मानवर कांसीराम की जो भावनाओं से, त्याग से, उनका विचार सुन करके हम लोग उसी तो शुरू आप क्या काम करते थे उसके पहले? चंद्रशुख जी, प्रवक्ता था उसमें, इंटर कॉलेज कोठौन में। कोठौन में आप टीचर थे। जी ठीक जी। तो आपको क्या खबर मिली कि आ रहे हैं ऐसे कोई नेता है? मतलब मैं वो थोड़ा घटनाएं जानना चाहता हूँ। मानवर ऐसा है, मानवर रामाधीन बाबू हमारे इधर जाते थे। अच्छा, बाबूजी पहले से जुड़े हुए थे। वहाँ तब पार्टी का कोई चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन जुड़े थे। और वीरेंद्र, भूतपूर्व BDO वीरेंद्र थे, तो वो भी हमारे पास आते थे। तो कभी मीटिंग दिल्ली लखनऊ में हुई तो ये लोग हमें सहारा देते कि आप जरा एक गाड़ी बना करके ले चलिएगा। तो हम लोग जो है बाबू रामाधीन और वीरेंद्र जी के साथ मिल करके हमारा उन बाबू साहब से ही परिचय हुआ, मानव कांसीराम से भी। हाँ, तो जब वो यहाँ आए शिवराम कुशवाहा जी के चुनाव में 84 में, तो उन्होंने कई मीटिंग की। तो उस समय से हम लोग और उनसे जुड़ गए और उनके विचारों से जुड़ गए। आप 84 से जुड़े। बाबूजी आप कब से जुड़े हैं इस पूरे मूवमेंट से? नहीं, हम तो जुड़े हैं 79 से ही, बाम से और DS4 से भी जुड़ा। नहीं तो उससे वही तो बताइए, सबसे पहले कब जुड़े? हम तो शुरू से स्टार्टिंग से जुड़े हैं, जब से बना है? जब से बनी है PSP। और हम हाँ, आप बताइए कैसे शुरुआत हुई यहाँ पे, बामसेफ, DS4 और फिर बसपा? ये कांसीराम साहब ने जब ये बामसे बनाई 6 दिसंबर 1978 को, तो उसको लेकर के ये पूरे देश भर में घूमे। तो झांसी आए हुए थे। तो झांसी आए तो यहाँ पर पहले हमारे पुराने साथी थे, दीनदयाल बैरागी जी, रामदास भारती जी, ये पहले से जुड़े हुए थे अम्बेडकरवाद से। तो इनको ये लगा कि वहाँ पर कांसीराम नाम का कोई व्यक्ति आया है जिसने पूरे देश भर में अम्बेडकर साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कसम खाई है। तो वो संकल्प लिया है। तो वो लोग गए तो उनके साथ में हम भी चले गए। वहाँ जा कर के उनसे मुलाकात हुई, उनके थॉट को समझा। आप क्या करते थे तब? हम DB डिग्री कॉलेज में अकाउंट सेक्शन में थे। हाँ, DVC में? DVC में। हाँ, मैं वहीं का पढ़ा हुआ। हाँ, तो वहाँ पर आप उस समय रहे होंगे। तो उस समय में रहा। तो वहाँ पर जब हमने झांसी में उनको सुना, उनको समझा, तो मुझे ये कहने में गौरव महसूस होता है कि उनके उस थॉट को यहाँ पर, क्योंकि उनका थॉट था सीमित साधन का प्रयोग। कांसीराम साहब ने जो करिश्मा किया है वो सीमित साधन से किया है। और जब रक्षा अनुसंधान केंद्र से वो अलग हुए, कहानी लंबी है, वो DRDO में थे। DRDO में, वहाँ वो कहेंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो उसको हम छोड़ते हैं वहीं। तो वो उस समय तक बुद्ध को और बाबा साहब को नहीं जानते थे, कांसीराम जी नहीं जानते थे। कांसीराम जी के डिपार्टमेंट में ही दीना भाना थे।
तो दीना बहाना ने उस पर ऐतराज़ किया। संस्थान के जो अध्यक्ष थे उन्होंने दोनों छुट्टियां निरस्त करके उनको दीपावली और दशहरे में जोड़ दिया। तो दीना बहाना ने इसका विरोध किया। कांसीराम साहब के डिपार्टमेंट में थे वो 4th क्लास में, तो इनको ये लगा कि ये है क्या मामला। उनको फिर बाद में सस्पेंड भी कर दिया। तो फिर ये कांसीराम साहब ने जब ये समझा कि बाबा डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध ने ऐसा क्या अनर्थ किया था जिस वजह से ये छुट्टी निरस्त कर दी, क्या अपराध उन्होंने किया है, तो ये उनके दिमाग में ये प्रश्न गूंजता रहा। फिर ये बात रक्षा मंत्रालय तक कांसीराम जी ले गए और दीना बहाना को बहाल कराया। बहाल कराने के बाद फिर उनको ये लगा कि ये कोई गंभीर मामला है, कोई बहुत बड़े ये लोग हैं जिन्होंने कुछ काम किया है। तो डी के खापर्डे नाम के उनके एक साथी थे उसी विभाग में, तो उन्होंने उनको एक किताब दी, जातिभेद का उच्छेद। जातिभेद के उच्छेद को कांसीराम जी ने कई बार पढ़ा, वो बताया करते थे, कई बार पढ़ा। तो उससे ये निष्कर्ष निकला। तो उन्होंने कहा कि ये हट्टे कट्टे थे, पंजाबी जवान थे और जिमखाना में रहते थे जहाँ प्रॉस्परस संपन्न लोग रहा करते थे, और ये रिजर्व सीट से नहीं आए थे, ये जनरल सीट से आए थे। तो वो इनका जाति का प्रमाण पत्र भी नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि चूँकि बुद्ध ने और डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का मूल नाश करने की बात कही है कि जाति ही ऐसा रोग है इस भारत में कि जिस वजह से ये भारत विभिन्न जातियों में बटा हुआ है और मुट्ठी भर लोग एक बहुत बड़े जन समुदाय को गुलाम बनाए हुए हैं। जो भी आपने सामंत की बात की है, वो कांसीराम जी के दिमाग में आया। तो कांसीराम साहब ने सोचा ऐसे ये काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर एक सोचने की बात है कि जो डॉक्टर अंबेडकर को और बुद्ध को बहुत गहराई से समझते थे, जानते थे, वो सब लोग तो अपने अपनी कुर्सी पर पहुंच गए और कांसीराम साहब को ऐसा जुनून सवार हुआ कि वो निकले वहाँ से और फिर लौट करके कभी भी उस संस्थान में नहीं गए। और उन्होंने संकल्प लिया ये कि जब तक हम जाति का मूल नाश नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं रहेंगे। अब साधन क्या होना चाहिए? लोग कहते हैं कि बिना साधन के, बिना अर्थ के कुछ हो नहीं सकता है। तब कांसीराम साहब ने ये संकल्प उसी समय ये सोचा कि साधन संपन्न लोग तो हमें साधन संपन्न हो नहीं देंगे, तो हमें लड़ाई साधन जो हमारे सीमित साधन उन्हीं से लड़नी पड़ेगी। तो इन्होंने साइकिल ली। कभी साइकिल नहीं चलाई थी, साइकिल ली। पुस्तक में मैंने लिखा है 1922 में उन्होंने 1982 में उन्होंने बोला एक मीटिंग में कि वो अगर मैं 63 से लेकर के 78 तक प्रतिदिन 100 किलोमीटर साइकिल चला करके और पूरे पूना में ना घूमता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। जो सरकारी कर्मचारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को धोखा दे के चले गए थे और डॉक्टर अंबेडकर रोए थे, वो सरकारी कर्मचारी डॉक्टर कांसीराम जी की इस कुर्बानी से ये उनका रैलिंग पॉइंट बना ये कि इस जुनून से इतने प्रभावित हुए कि पूरे सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी की परवाह किए बिना कांसीराम साहब से जुड़ गए और 6 दिसंबर 1978 को बामसेप का विधिवत गठन हुआ। तो कांसीराम साहब का सीमित साधन का वो मंत्र वो 78 में हमने सुना और आप जुड़े झांसी में जाके। झांसी में जुड़े और फिर उस मंत्र में इतनी बात मैंने जो की है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है। जिस तरीके से आप यहाँ के गौरव हैं, तो हमारे यहाँ की जो साथी बैठे हुए हैं, हमारा स्वयं का इसमें ये नहीं है कि हमने स्वयं ने ये तीर चलाया है। हकीकत में यह है कि हमारे ये सभी लोग बैठे हुए हैं, इनके अंदर वो जुनून पैदा हुआ कि 1983 में जब कांसीराम साहब पहली बार यहाँ आए, पहली बार हो रही 1983 में जब आए तो टाउन हॉल मैदान में मंच से बोला कि मैं पूरे देश में घूम करके आया हूँ और पूरे देश के हालातों को देखा है, लेकिन जब मैं उरई में आया तो उरई के लोगों का जुनून और उत्साह देख करके मैं दावे से कह सकता हूँ, मुझे कहते हुए गौरव महसूस हो रहा है
कि उरई इंडिया की नंबर 1 की टीम है। तो वो जो फिर हमारे अंदर एक भूत और सवार हो गया, ये हम सभी के बीच में, कि अब ये नंबर 1 उरई का जाना नहीं चाहिए। 89 का चुनाव हुआ, 84 में बीएसपी बनी थी, हम लोग नहीं काम कर पाए थे, ना भारती जी ना पाल साहब ने, ये कोई हम लोगों को जितना काम किया था। लेकिन 84 के बाद, 84 में आप देखेंगे बिलाप प्रमुख से लेकर के और राम सेवक जी केंद्रीय मंत्री थे, एमएलए एमपी मंत्री सभी कुछ कांग्रेस में था। और केवल 4 साल के पीरियड में, 4 वर्ष के पीरियड में जालौन के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने वो उनके अंदर वो जुनून सवार हुआ कि 4 साल में पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट उन्होंने नीला कर दिया। ये 78 से लेके 89 का पीरियड था कि जब जालौन को कांसीराम में बनाने का काम किया। ये पूरे भारत का आप सर्वे करें, पूरे भारत का सर्वे करें। कांसीराम साहब का जो सीमित साधन का जो मंत्र था, सीमित साधन का सिद्धांत था, ये मंत्र उन्होंने पूरे देश में दिया, लेकिन कहीं पर भी ये रिजल्ट नहीं आया जो जनपद जालौन के कार्यकर्ताओं ने। चलिए इस पर भी और विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ श्रीराम पाल जी, आप कब जुड़े इस मूवमेंट से? सन 82 से जुड़ा हूँ मैं। कैसे पता चला, क्या घटना कर? 76 से मैं यहाँ से बीएड करके मध्य प्रदेश चला गया। मध्य प्रदेश के बिदसा ज़िले में हमारे बड़े भाई थे, वहाँ से हमने SSL जैन कॉलेज से LLB किया। और जैसे LLB कंप्लीट हुई तो वहाँ शिक्षा ट्राइबल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में जगह निकली कुछ टीचर्स की, MP में अप्लाई कर दिया हमने, हमारा सिलेक्शन हो गया। तो 82 तक मैं डिस्ट्रिक्ट धार में रहा ट्राइबल में। 82 से हमने रिजाइन किया और फिर इधर आ गया, इस्तीफा दे दिया सरकारी नौकरी से। भाई ऐसा है, देखिए हम LLB करके गए थे, बीएड थी ऑलरेडी, एक प्राइमरी स्कूल में हमारी लाइफ ही एक्सपायर हो रही थी ना वहाँ। अच्छा, प्राइमरी में जी। आपको लगा कि और मौके तो वहाँ से छोड़ करके हम लोग आए। हम सब लोग फिर धीरे धीरे उसी चैन में चलते गए। कैसे जानकारी मिली आपको इसके बारे में? आप आके यहाँ क्या वकालत करने लगे? हाँ, 82 वकालत में शुरू कर दी थी। तो एक्चुअली 84 का जो चुनाव था, उस चुनाव में उरई से कैंडिडेट मिल गए। कौन थे? उरई, क्या नाम था उनका? 84 में लड़े थे उरई से। उरई से लाला राम जी लड़े थे। कौन? लाला राम जी कहाँ से लड़े थे? DS4 के कैंडिडेट थे। 84 की मैं बात कर रहा था। तो माधोगढ़, कोच और उरई से कैंडिडेट हमारे बसपा के तय हो गए। कालपी से हमारे सभी साथी मिल करके, हम जो बस्ते पे थे वकालत में, बोले कालपी से आप चुनाव लड़िए। हमने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, 2 साल वकालत के हुए। बोले आपको क्या करना, आप चुनाव लड़िए। हम लोग बिना तैयारी के ही चुनाव लड़े। तो 84 के चुनाव में चूँकि पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, इसके बाद में चुनाव तो सभी का 84 का एक जैसा रहा। फिर 89 का चुनाव था, जी, बद्री सिंह जीते थे उस साल, है ना? तो 89 का चुनाव फिर जैसा बाबूजी ने बताया कि ये जिला, फिर वो नीले परचम इस जिले में लहरा गया। और 89 में आप दूसरे नंबर पे रहे थे, अकबर अली जीते थे। नहीं तीनों लोग जीते थे, हम हार गए जीते थे। अच्छा, आप हार गए? तीनों जीते? शिवराम कुशवाहा जी भी जीते? पूरे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट जालौन था कि जिसने कांसीराम साहब के सीमित, हम लोगों के पास के 4 व्हीलर गाड़ी नहीं थी उस समय, कोई भी पैसे भी कहीं नहीं थे, बिल्कुल ऐसा मस्ती के साथ ले लिए। जब काउंटिंग हुई तो सिंह साहब वो थे, द्विवेदी जी, रामकृष्ण द्विवेदी थे, DM शायद ये। तो वो ये कह रहे थे कि ये बूथ कैप्चरिंग हो रही है। हंस के बोल रहे थे कि ये तो बूथ कैप्चरिंग से कैसे हो रही है। तो उस समय 89 में बहुजन समाज पार्टी इतनी सशक्त हो गई थी, जिले की 4 में से 3 सीटें 89 में जीती। और लोक सारथी में हमने सर्वे प्रकाशित दैनिक लोक सारथी अखबार, तब आप उसके संपादक थे। पालक थे।
चारों सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत रही थी। पाल साहब बूथ कैप्चरिंग की वजह से हारे थे। हमारा आकलन बिल्कुल सही था। लोग उस समय में पागल कह रहे थे क्योंकि पूरे देश में एक भी सीट नहीं मिली थी बसपा को। उसके पहले बसपा का कोई नाम नहीं जानता था और बसपा का वोट इतना शांत था कि वो मुखर तो रहता नहीं था, तो पता ही उनकी उपस्थिति भी लोग नहीं गिनते थे। जैसे पाल साहब की बिरादरी का लोग वोट ही नहीं गिनते थे कि इनकी बिरादरी का भी वोट हो सकता है। कुशवाहा जी थे तो कुशवाहा जी का बिरादरी का वोट ही नहीं गिना जाता था। तो एक्चुअली चारों सीटें जीत रही थी, हमने प्रकाशित किया था। चौथी सीट में हमारा आकलन इसलिए विफल हुआ क्योंकि वहाँ बूथ कैप्चरिंग की वजह से पाल साहब हारे थे। बूथ कैप्चरिंग हुई थी आपके नवासी के चुनाव में? जी। किसने की थी? अब ये कहने की जरूरत ही नहीं है क्या? इसलिए आप नहीं बोल रहे हैं कि अब आप खुद सपा में हैं और चौधरी शंकर सिंह सपा के बड़ा नेता रहे? ना ना, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सपा में इसलिए नहीं बोल रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब जनता दल थी। देखो देखो, क्वेश्चन आप तो प्रारंभ, नहीं, तब नवासी में जनता दल था। क्वेश्चन आप प्रारंभ ये करो कि इस जिले में खास तौर से बुंदेलखंड में बीएसपी क्यों मजबूत हुई है, कैसे हुई है, ये मूल क्वेश्चन ये है, होना चाहिए आपका। इसलिए कि यहाँ इस जिले के इतने राजा कहीं नहीं थे। रामपुरा और गोपालपुरा, जगमनपुर और छोटे मोटे बहुत सारे राजा थे। सामाजिक गैर बराबरी और असमानता यहाँ बुंदेलखंड में रही है और उसी के कारण लोगों ने अपना मुक्ति का रास्ता खोजा और ये नज़र आया कि मानवर काशीराम और बीएसपी ऐसी पार्टी है जो सामंतों को दूर रखती है। यहाँ आम आदमी की पार्टी है, गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की पार्टी है, तो लोग एकदम जुड़े फिर। अच्छा, सामंतवाद की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि एक मीटिंग हम लोग मंगरौल में कर रहे थे। अच्छा। बाबूजी भी थे और हमारे बहुत साथी थे। उस समय मतलब लोग बाग मीटिंगों के माध्यम से तमाम पुरानी बातें कहा करते थे। बाबा साहब ने एक बार कहा कि जब हमारा समाज पढ़ लिख जाएगा तो डॉक्टर संपूर्णानंद सरी के उच्च ब्राह्मण दलित के जूतों के फीते खोलने से भी शर्माएंगे नहीं। ये जब कहा तो पर अब झकरा और लाठी बजी हमारे ऊपर। बाबूजी पिटे बहुत, हम भी पिटे, हमारे सब साथी पिटे, सब लोग थे। सब पिटे। हाँ, सबको झकरों से मारा, डंडों से मारा। गांव के बाहर हम लोग भाग कर आए। जोगराजपुर में हम संग गए थे, मारे गए होते, गोली चल गई थी। राजपुर में क्या हुआ था? अरे गोली चल गई होती पाल साहब के ऊपर। क्या लालाराम गिरोह था उस समय, वो भी लगाया गया था, हम लोगों को घेर लिया था। क्या तब मीटिंग करने गए थे? तो नहीं, वैसे ही चुनाव में थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि सामंतवाद, ऊंच नीच, असमानता, गैर बराबरी बुंदेलखंड में थी। उसी के कारण लोगों को मुक्ति का रास्ता बहुजन समाज पार्टी और एक मसीहा देवदूत मानवर काशीराम ही दिखाई दिए। क्योंकि इसके अलावा हमारे ख्याल में फिर उनके कई नारे उन्होंने दिए लोगों को, उसमें जब तक अमल होता रहा। किस तरह के नारे थे? जिनसे बैर है उनसे समझौता नहीं और जिनसे समझौता है उनसे बैर नहीं, ये नारा उनका था। कांसी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई जी, ये नारा था। वो जो एक नारा बड़ा बोला जाता है कि तिलक तराजू और तलवार, नहीं, ये आरएसएस का नारा है। एक नारा है जो ये नारा कांशीराम जी ने लगाया। अब मैं पाल साहब, अब मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं, डीवी डिग्री कॉलेज में जहां आप पढ़े हैं, मैंने 41 साल नौकरी की है और 41 साल में केवल मैं अकेला था पूरे डिग्री कॉलेज में चमार जाति का, और वो भी करेला फिर नीम पे चढ़ा। मैं क्लरिकल जॉब में था, प्रोफेसर नहीं था। और 41 साल में एक भी दिन का मेरा वेतन कॉलेज से नहीं कटा है। अगर मैंने ये नारा लगाया होता या बहुजन समाज पार्टी ने लगाया होता तो डॉक्टर यूएन शुक्ला जैसे, उदय नारायण शुक्ला कैसे कट्टर ब्राह्मण और उच्च कोटि के विद्वान, वो क्या कॉलेज से मुझे निकलने देते? कॉलेज के गेट से कोई नहीं जानता है कि मैं नौकरी भी करता रहा। और 41 साल किसी ने भी, पूरे कॉलेज ने खुले दिल से मेरा सपोर्ट किया। ये मैंने किताब में लिखा है। इसीलिए मैंने कहा देखिए ये इसलिए को बदनाम करने के लिए इसलिए पंडित जी कि ये केवल कांशीराम साहब को और बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए आरएसएस ने ये नारा लगाया था। आरएसएस, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। ये दो नारे बहुत बताए जाते हैं कि साहब कि ठाकुर ब्राह्मण बनिया वाला और तिलक तराजू और तलवार। कभी नहीं लगाया काशीराम जी ने ना।
हाँ ये था अरे साहब हम तिलक तराजू का ये मतलब है, तिलक तराजू इनसे रहो सदा होशियार, इनसे तिलक लगाए हैं इससे होशियार रहो। तो वो तराजू थी झोंक के लिए है और बन गया था इसकी झोंकई में। तो इन्हों तीनों से बहस नहीं करना, इनकी उपाक्षा देखो जैसे चीता दबक जाता था, ऐसे साहब ने बताया था है। और क्या नाम है आपका? अच्छा साहब जी, अच्छा जी नाम है साहब चंद्रेश राम मोहनदाबाद के राम, रहने वाले मोहनदाबाद के। तो ये था साहब नारा, ये नहीं था कि मारो जूता इनके। इनसे होशियार रहो, इनसे रहो सदा होशियार। अच्छा ऐसे प्रवचन में भाषण हम लोग कहते थे कि इनसे होशियार रहो, ये तो पूरे दलित समाज को शूद्रों को कुचला है, इन्होंने हक मारा है। इस बोलते थे काफ़ी ऐसी चीज़ें हम लोग सब बोलते थे, लेकिन ये किसी गाली गलौज वाली बात हम लोगों ने कभी नहीं सोची, ये कभी नहीं कभी। अच्छा, ये पीछे उन्होंने कहा 3 चीजों से। आपका नाम? आत्माराम फौजी जी। जी मनी, मीडिया और माफिया, 3 चीजों से होशियार रहने के लिए काशीराम साहब ने बात की। और तीसरा नारा जो सबसे फेमस हुआ था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये नारा बैकवर्ड के लिए बड़ा सूटेबल हुआ, जिसकी वजह से बैकवर्ड बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा, क्योंकि उनकी हिस्सेदारी बैकवर्ड की, तो हम लोगों का तो एससी का तो रिजर्वेशन था, लेकिन बैकवर्ड का उस समय रिजर्वेशन नहीं था। तो बैकवर्ड को ले लग रहा था कि बैकवर्ड को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो इस नारे की वजह से 52% बैकवर्ड इंडिया में, इनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो बीएसपी में पूरी ट्रेनिंग प्राप्त करके बैकवर्ड के लोग नेता काफ़ी बने। हाँ अच्छा, और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि कांग्रेस के टाइम में और उसके पहले ये तमाम गरीब लोगों को कुछ शराब में, पैसे में, तोड़िया में, साड़ी में ये वोट खरीदा जाता था। मानवर कांशीराम साहब ने कहा था हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है, हमें ना बिकने वाला समाज बनाना है। तो निश्चित रूप से ना बिकने वाला समाज तो तैयार हो गया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि समाज को बेचने वाले नेता भी तैयार हो जाएंगे। उनके ज़माने में या उनके ध्यान में ये बात नहीं थी कि समाज को नोटों के बल पर टिकट के रूप में बेचने वाले नेता तैयार हो जाएंगे, ये उनको पता नहीं था। केवल समाज आज भी ना बिकने वाला है, आज भी समाज अपने उसूलों पर है, बाबा साहब के सिद्धांतों पर, मानवर के रास्ते पर चल रहा है। लेकिन जब ये बेचने वाले नेता तैयार हो गए तो फिर जो लोग बैकवर्ड के थे, एससी के थे, बीसी की थे, वो जिनकी सामर्थ्य नहीं थी उस पूर्ति के लिए। मैं उसी सवाल पे आ जाता हूँ कि एक 1989 का दौर जब बसपा के, शुरुआत हो गई। हाँ भाई साहब, लोगों की स्मरण में ये बात नहीं आ रही कि 1983 में जब DS4 थी तो DS4 से शिवराम कुशवाहा जी को उपचुनाव में, माधोगढ़ के उपचुनाव में टिकट दिया गया। उस समय भी पूरी तरह से बूथ कैप्चरिंग का चुनाव था, हम दैनिक कर्मवीर प्रकाश में थे, उसको कवर कर रहे थे। तो 1983 में शिवराम कुशवाहा ही जीत गए होते, कांग्रेस के कैंडिडेट ने भी बूथ कैप्चरिंग की और जो दलित मजदूर किसान पार्टी का कैंडिडेट था उसने भी बूथ कैप्चरिंग की। तो 84 में इसलिए बुरी गत हुई बसपा की कि वो इंदिरा गांधी की हत्या की बात का चुनाव था, सहानुभूति लहर का चुनाव था। लेकिन बुंदेलखंड में मजबूत स्थिति की 86 के फिर उपचुनाव में हमने देखा, जब राठ का उपचुनाव हुआ तो राठ में हमने फिर देखा कि बसपा इतनी मजबूत थी कि राठ का चुनाव अगर निष्पक्ष हो जाता, वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो 86 में फिर BSP जीतती। आइए बैठिए। आप गयादीन अनुरागी जी हैं, आइए बैठिए, विराजिए। हाँ, ये एक और बुंदेलखंड के कद्दावर नेता हैं। आप बसपा प्रोडक्ट, अभी किस पार्टी में हैं आप? समाजवादी पार्टी। अभी समाजवादी पार्टी में। तो आप बिल्कुल सही मौके पे आए हैं। गयादीन जी क्या कांग्रेस छोड़ के? कांग्रेस में थे ना पहले कांग्रेस में थे। हाँ, तो थोड़ा मुझे ये बता दीजिए कि भाई साहब कब कब विधायक रहे? आप कब लड़े थे पहली बार चुनाव? पहली बार लड़ा था 89 में, 89 में। राठ की सीट से? बहुजन समाज पार्टी से और मऊरानीपुर से। मऊरानीपुर से लड़े थे। अच्छा, फिर उसके बाद? 91 में मऊरानीपुर से लड़े। जीते कब थे? 2012 में कांग्रेस पार्टी से। जीते कांग्रेस से, पहले बसपा से लड़े थे। जिसको अच्छा, तो मेरा सवाल एक्चुअली अगला यही था कि आप सब लोग शुरुआती दौर में बसपा से जुड़े रहे, सब फाउंडिंग मेंबर हैं आप लोग, है ना? बाबूजी के, बाबू रामाधीन जी के नेतृत्व में। बाबूजी चले गए सपा में और फिर कांग्रेस में। चैन सुख जी ने कहा मैं बसपा के साथ बना रहा। हाँ, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या परिस्थितियां हुई जो आप लोगों को बसपा छोड़नी पड़ी? ये 1993 में
गठबंधन हुआ सपा बसपा का। सपा बसपा का, और गठबंधन से झांसी से लेकर के और बनारस तक 68 जीते और पाए 67। पाल साहब जो बात कर रहे हैं, पश्चिमी बेल्ट से 108 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीती, जहाँ की प्रभारी बहन जी थी। और गठबंधन था, गठबंधन में भी एक भी सीट नहीं जीती। आप चुनाव आयोग का रिजल्ट उठा के देख लें। वो आँख की किरकिरी बना रामाधीन का, काशी किरकिरी बना। रामाधीन। आप प्रभारी थे यहाँ के? हम फिर यहाँ के बाद कांसीराम साहब जब चुनाव लड़े उधर इटावा से 91 का, तो वो उसके इलेक्शन एजेंट हम थे। वो कांसीराम साहब जीते और बहन जी बुलंदशहर से उनको कल्याण सिंह जी की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। यहाँ बात विरोध की नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि ये सब आप जब पूछ रहे हैं बार बार, कि मैं 2-3 बार सुन चुका आपकी बात कि आप निकल गए, तो इसका समाधान करना नहीं, मैं वही जानना चाहता हूँ। तो वो आपको क्या परिस्थिति जानना चाहिए वो ये। तो वो जो उधर मैं गया, तो वहाँ जब कांसीराम साहब वहाँ से जीत गए, इसके बाद उन्होंने अपना हमें वो चुनाव क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव भी प्रतिनिधि बना दिया इटावा का, पूरा पावर दे दिया अपने उसका, और अपना वो काम करते रहे उसी का। उसी ने गठबंधन कराया। अब वो विस्तार से जाएंगे, उसमें देर लग जाएगी। प्लीज बता दीजिए, मेरे पास समय है, मैं आप लोगों से ज्ञान लेने ही आया हूं। तो आप सुन लीजिएगा। वो वहाँ से चुनाव जब कांसीराम साहब जीते, तो मुलायम सिंह जी और कांसीराम जी के पूरे चुनाव में, चूँकि मैंने क्षेत्र तैयार किया और वो उधर पूरा का पूरा देखा सब आँखों से, और उनका इलेक्शन एजेंट होने के नाते सारी गतिविधियाँ भी हमें मालूम होती थी। तो जब कांसीराम साहब वहाँ से लड़ रहे थे चुनाव, तैयारी करने के लिए हम आए हुए थे, इधर हमारे साथी थे, तो हम लोगों ने मिल करके रात को ये चर्चा हम लोग कर रहे थे ये, तो हम लोगों ने मिल करके ये तय किया कि जब तक यहाँ हकीकत में बहुजन नहीं होता है, बहुजन का नारा लगाने से क्या हो रहा है? बहुजन का नारा तो जब ही सार्थक होगा जब ये मेजॉरिटी होगी। तो यादव से हम नफरत करें, लोधी से नफरत करें, कुर्मी से नफरत करें, सारी जातियों से नफरत करें, तो अकेले क्या चमार से थोड़ी बहुजन बना जाता है? तो ये शुरू हो गया था। तो जब हमने मुलायम सिंह साहब कांसीराम जी को नज़दीक करने की कोशिश की, तो वो 3 में गठबंधन हो गया। 93 में गठबंधन हुआ। गठबंधन होने के बाद क्या बातचीत, शुरुआती दौर में बातचीत कहाँ हुई? कोई बातचीत नहीं हुई थी। गठबंधन के पहले ही चुनाव में यादव लोग, हम लोगों ने ये बात की कि आपको सामंतों ने मुलायम सिंह जी को नीचे कर दिया, क्योंकि ये समर्थन वापस ले लिया था। मुलायम सिंह जी को नीचे कर दिया, तो क्या समझ रहे हो कि दोस्ती उनसे करने से आपकी बात बनेगी या कांसीराम साहब से बनेगी बात? वो जो मुलायम सिंह जी के खास लोग थे, हम लोगों को मौका था 6-7 महीने का, उनको कन्वेंस किया। वो बोले नहीं, आपकी बात बेटा सही है, वो सीनियर थे, हम उस समय उम्र हमारी कम थी, आपकी बात सही है, होना चाहिए। तो होना चाहिए तो कैसे होगी? हमने कहा कांसीराम साहब, यहाँ से हम चुनाव अगर लड़ाएँ, वो इधर से लड़ें, तो आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, दोस्ती हो जाएगी। वो क्षेत्र है इटावा जहाँ बूथ कैप्चरिंग की वजह से वहाँ का निरस्त हुआ था चुनाव। तो ये अब चंद्रशेखर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सचपा के, और ये मुलायम सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे। इनके ऊपर प्रेशर था, तो उन्होंने कहा कि आप ये तो बताओ ना कि हम कब मिले कांसीराम जी से, कहाँ बात हुई हमारी। पूरे चुनाव भर कांसीराम जी और मुलायम सिंह जी नहीं मिले, लेकिन कांसीराम जी और मुलायम सिंह के लोग मिल गए। लोगों के मिलने से राम सिंह साक्य के खड़े होने पर भी केवल उनको 88,000 वोट मिला, जबकि पूरा गढ़ था, और कांसीराम साहब को 1.5 लाख वोट मिला। तो ये 1.5 लाख वोट मिलना ही ये बता रहा था कि कांसीराम साहब और मुलायम सिंह दोस्त बने। ये मिस्री की तरह अंदर ये मज़ा आ रहा था, यादव लोगों को मज़ा आ रहा था और मुलायम सिंह जी को मज़ा आ रहा था।
अगर मुलायम सिंह जी को मज़ा नहीं आ रहा था तो क्या आप जान सकते हो कि कार्यकर्ता उनका जा सकता था? नहीं जा सकता था। वो जीते वहाँ से, और जीतने के बाद फिर ये समाजवादी पार्टी बनी और गठबंधन हुआ दोनों का। किताब में वो पैक्ट है, एक क्या नहीं, ओरिजिनल पैक्ट मेरे पास है, हम ही ने दस्तखत कराए थे दोनों लोगों के ये। तो ये हाँ, जो उस समय ये इसमें है किताब में पूरा का पूरा उसमें मैंने दिया है। तो वो चीज़ देख लेना आप, देख। तो वो वहाँ गठबंधन हुआ। गठबंधन होने के बाद ये जो 67 विधायक हैं इस बेल्ट के, और वहाँ 0। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ तो बाबूजी, वो चीज़ बताते हैं आप। सवाल में ये हाँ, कि सब 1993 में जब गठबंधन हुआ तब क्या मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी? प्रभारी थी। और अभी पूर्वी बताया का ना। कौन था, बुंदेलखंड का कौन था? ये इधर से बुंदेलखंड से हम सभी प्रभारी थे पूरे के पूरे। ये उसमें हमने पहले बता दिया है कि जो 83 में कांसीराम साहब ने बोला है तो कोई एक आदमी का करिश्मा नहीं था, ये संपूर्ण लोगों का था। ये हमारे ये अनुराग जी वगैरह ये सभी लोग, हम लोग साथ में थे ये, और सभी लोग साथ में। उस समय तक कोई विवाद नहीं था। 94 में मैं आपको दूंगा नहीं ना, इसकी फोटो कॉपी आप करेंगे। मैं खबासपुर जा कर के मैं इसको लाया था। कांसीराम साहब की माँ से, माँ जिंदा थी। 94 की तारीख आप पढ़ लें, 10/12/94 को ये लेटर लिखा गया कि आप लोग ना कांसीराम से मिलेंगे और ना बहुजन समाज पार्टी के लोगों से मिलेंगे, ना कोई काम करेंगे, आप अपनी रोजी रोटी के लिए काम करें। ये किसने लेटर लिखा था? ये लेटर लिखा था मायावती जी ने कांसीराम जी के लेटर पैड पर। परिवार रिश्तेदारों के लिए आवश्यक सूचना, तो ये सूचना दी जाती है कि इनको बसपा में कार्य नहीं करना है और लोगों को अपने घर पे ना ही बुलाना है, साथ ही लोगों के लिए ना ही चाय खाने का प्रबंध करना है। इन्हें केवल मेहनत के साथ कर्म करना चाहिए, अच्छी रोटी कमाने के बारे में सोचना चाहिए, जिससे इनका घर और चलता रहे। कुमारी मायावती, केयर ऑफ श्री कांशीराम जी। ये सलाह कांसीराम जी की माँ को दे रही हैं ये, तो अपने माँ बाप को, अपने भाइयों को भी तो देना चाहिए थी। उनके वहाँ से ये जब ये बात हुई, आपके पास भी हाँ आप बोलना। तो वहाँ से जब ये हुआ, ये सब तो हमारे नाम का एक 11,755 नंबर का खाता, एक वो नंबर का खाता खोला फर्जी, क्योंकि किसी भी को गिराना है जड़ काट दो, पेड़ गिर जाएगा। ये 93 के चुनाव के बाद, ये 93 के चुनाव के बाद अब ये घटना घटित हो रही है। तो 94 में विधायक थे तब? नहीं, आप लोग विधायक थे। आप लोग विधायक थे। हाँ। तो मैं कांसीराम साहब का वो प्रतिनिधि था। तो वो वहाँ पर ये जब ये पहले तो ये उनकी माँ को लिखा गया ये लेटर कि आप ये हटो यहाँ से। फिर इसके बाद हम जैसे जितने भी लोग थे उनके ऊपर कुठाराघात हुआ। हमारे नंबर खाता फर्जी खोला गया, उसमें 6 लाख रुपए जमा किए कि हमने कॉलेज से गमन किया है, जहाँ आप लोग पढ़ते थे। वो निकल गया, वो फर्जी खाता था उड़िया। इसके बाद फिर ये हमें पता चला कि सपा बसपा गठबंधन टूटने वाला है, भाजपा से समझौता होने वाला है। तो हमने वो इसमें लिखा हुआ है वो पूरा उसका ही, हमने 67 विधायकों में से 36 विधायकों के दस्तखत कराए कि ये मायावती जी के इस काम से हम लोग सहमत नहीं हैं। सपा से गठबंधन नहीं तोड़ना चाहिए ये तो वो उसमें कहा। तो ये दूसरा उस समय कांसीराम साहब को हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ, गठबंधन टूटा पूरा। वो वहाँ भर्ती थे जहाँ भाजपा के नेता मिले ये मिले जाते मुरली मल्होत्रा के मार्फत आर्ट सेंटर में एस्कार्ट में थे, वहीं पे मुलाकात हुई थी ना। पूरा डिटेल आपको किताब में मिल जाएगा ये। तो वो साक्ष्य है। तो वो पंजाब, अगर वो जापान में ना जाते उस समय बाईपास सर्जरी कराने के लिए, यहीं रहते तो मुश्किल पड़ जाती उनकी लाइफ बचाने की। वो बिंदु फिर हुआ, विवादित हुआ। फिर मुझे पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं, वो निकाल दिया गया। ये कब की बात है? ये 95 की है। 95 में हमें पार्टी से सरकार बनने के बाद फिर ये सारी घटनाओं से, वो तो शुरू तो हमारे ऊपर जब से शुरू हो गया था जब ये उनकी माँ को ये लेटर लिखा। क्योंकि कांसीराम अगर अकेले नहीं रहते तो उनको तोड़ा नहीं जा सकता है।
इस सिद्धांत के तहत हमेशा इस काम हो रहा है, लेकिन भोले भाले लोग हैं, नहीं समझ में आ रहा है। मैं मायावती जी के विरोध में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कांशीराम जी के सिद्धांत पर ही इन गुलामों को इंसान की ज़िंदगी मिल सकती है, बाकी किसी भी सिद्धांत से इनको। आपने जब बसपा छोड़ी तब कांशीराम जी ने कहा नहीं, आप तो इतने पुराने साथी थे उनके। असली बात ये आती है, एक सेकंड, कि ये लगने लगा था कि मानवर काशीराम जी के उत्तराधिकारी बाबू रामाधीन होंगे, इसलिए सब कुछ इनके साथ में किया गया। पार्टी से हटाने का, ब्लेम लगाने का पूरा जो था, सिर्फ ये उत्तराधिकारी ना हो जाए मानवर के, इसलिए इनको हटना पड़ा, हटाया गया। एक दुर्भाग्य और हुआ, वो गैप हो गया आपका। 89 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो लोकसभा का भी चुनाव था। लोकसभा से बाबू रामाधीन जी लड़ रहे थे, 5 सीटें थी यहाँ पर, भोगनीपुर गरोठा और 4 सीटें जिला जालौन की। हम 3 सीटें जीत रहे विधायकी में, लोकसभा हार रहे। हाँ, इसकी क्या वजह रही? आप विधानसभा में 3 सीटें जीते, माधोगढ़ से शिवराम कुशवाहा जी, कालपी छोड़ के उरई से अकबर अली जी और कोंच से चैन सुख भारती जी, आप है ना, हाँ यही जीते थे। 3 विधायक आप जीते, 5 टोटल विधानसभा हैं। कालपी में भी आप थोड़े ही वोट से पीछे रहे और एक गरोठा की सीट थी। लोकसभा में फिर बाबूजी रामसेवक भाटिया से कैसे हार गए, क्या वजह रही? देखो ये बात साफ है ये, क्योंकि ये नहीं है कि भारत ये आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं। झांसी टेबल पॉलिटिक्स होती रही, बगल में जिला है और गरोठा क्षेत्र झांसी में आता है। क्या टेबल पॉलिटिक्स हुई? टेबल पॉलिटिक्स से होती है कि झांसी के लोग कांशीराम जी के सिद्धांतों पर चलने के लिए तैयार नहीं थे, पसीना बहाने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ उरई के गयादीन जी बैठे हुए हैं, ये तो पसीना बहा रहे थे। गयादीन जी खूब बैठे रहे, लेकिन आप रिजल्ट उठा के देखो, रिजल्ट उठा के देखो कि 89 में यहाँ 3 सीटें जीत रहे, पार्लियामेंट में हम 10-12 हज़ार वोट से हार रहे हैं। क्या कारण है कि झांसी में कोई भी नहीं जीत पा रहा है, न गठबंधन के समय पे जीत पा रहा है, न 89 में जीत पा रहा है। केवल इस वजह से नहीं कि अकेले गयादीन अनुरागी जी तो राठ के रहने वाले हैं, ये झांसी के रहने वाले नहीं हैं, हमीरपुर के रहने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में, हाँ ऐसी स्थिति में गरोठा में बहुजन समाज पार्टी क्या है, बहुजन समाज पार्टी क्या है, कोई बताने ही नहीं गया। गरोठा में जहाँ हमारे प्रतिद्वंदी को मिले 60,000 वोट, वहाँ रामाधीन को केवल 19,000 वोट मिला। रामसेवक भाटिया को 60,000 वोट मिला हमें। वही मार्जिन गड़बड़, वो मार्जिन गड़बड़ हो गया। यहाँ हम कहें कि भारती जी इन्होंने गद्दारी, बिल्कुल गलत बात। हम 74 साल के हो रहे हैं, हम इस तरीके की गलत अभिव्यक्ति नहीं करें। जी बताइए चंद्रसुख जी, क्या कहना? एक तो पॉइंट वो भी है जो बता के अभी जाएंगे विस्तार से। वो पॉइंट है कि उनको मायावती जी ये लगा कि जी कहीं थे नजदीक है मानव का। एक तो ये भी बिंदु हो सकता है, लेकिन एक बिंदु और ये हो रहा है, जब ये मंत्री कब बने थे, राजमंत्री आप 1993 में बने थे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार। तो मनवर ऐसा हुआ कि उस समय जो है जब मंत्री बने थे समाज कल्याण राज्य मंत्री बने थे श्री रामपाल जी। हाँ, और वो क्या बने थे? राज बहादुर ने तोड़फोड़ करी थी भाई। आएंगे आपके पास आएंगे। हाँ, बहुत मानवर ऐसा है। राज बहादुर जी कैबिनेट मंत्री बनाया गया। राज बहादुर पटेल नहीं, पटेल नहीं, अच्छा तो जंग बहादुर पटेल थे। राज बहादुर जो सबसे पहले गए थे बसपा छोड़ के। तो मानवर ऐसा हुआ, प्रदेश अध्यक्ष भी थे राज बहादुर जी, बसपा छोड़ने वाले पहले व्यक्ति वही थे बड़े नेताओं। मानवर वो तो एक बिंदु वो हो गया छोड़ने का इनका। दूसरा बिंदु ये भी है, ये राज बहादुर जी समाज कल्याण मंत्री थे, तो आप उनके मुख्य आदमी थे बाबूजी। और जब वो गिर गई सरकार कराने वाली, तो फिर वो राज बहादुर जी ने सपा ज्वाइन कर ली। सपा ज्वाइन कर, उसमें ये भी चले गए, बाबूजी भी चले गए। कुछ कारण तो अपने भी होते, ऐसा नहीं कि केवल मायावती का गलती। नहीं चले गए, नहीं चले गए, हमें पता है, हम तो रहे संग में। ये लोग वहाँ मौके पे थे लखनऊ में। सच्चाई हम बता रहे हैं आपको, हम फौजी हैं, सच बोलते हैं। जिस समय जंग बहादुर पटेल से लेकर के नंदलाल पटेल, राम लखन वर्मा, राम सुमुज पासी, जयराम जय, बाबू रामाधीन, राज बहादुर सब निकाल दिए गए, तब बहुजन समाज दल बना और रविंद्रालय में इसकी मीटिंग हुई और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष
वो पटेल साहब क्या जंग बहादुर पटेल इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आप प्रदेश अध्यक्ष थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप मंडल अध्यक्ष थे। जी, तो उस समय बहुजन समाज दल बना था। इसके बाद फिर दूसरी पार्टियों में जाना आना हुआ है, उससे पहले बहुजन समाज दल बना। आप ये कह रहे हैं कि ये जो टूट हुई ये सपा से अलग होने या ना होने को लेके, आपका क्या मत है? बाबूजी की बात तो हमने सुन ली, क्या हुआ था 95 में? ऐसा है ना, 95 में, तो 95 में तो बाबूजी साधारण जो है जो मैंने बताया ना कि राज बहादुर जी जो है कैबिनेट मंत्री थे, तो इनका बड़ा मतलब हितैषी थे एक दूसरे के। जब वो हट गए, जब जो हट गए तो आप भी संग में चले गए, करना मैंने पहला पॉइंट ये भी बिंदु है क्या? हटे क्यों? अरे फौजी साहब आएंगे थोड़ा धैर्य। अरे ऐसे नहीं, ऐसे मैं आऊंगा आपके पास। अरे फौजी साहब ऐसे बात नहीं हो पाएगी, हम लोग कौन सा टीवी डिबेट में बैठे हैं, हम आपको ही सुनने आए हैं एक एक करके। हटे क्यों? एक बात सुनिए मानवर, ऐसा है कि कैसे अलग अलग हुआ बीएसपी का और सपा का गठबंधन। पेपर में निकलता था कांसीराम गर्म होकर आए, अटैची भर के ठंडे होके चले गए, ये पेपर में निकलता था। कांसीराम गुस्से में आए और अटैची भर के चले गए शांत। अच्छा, उसी पीरियड में क्या हुआ कि एक यादव जी थे कानपुर देहात के, मतलब इलेक्ट्रिक से बिजली से मर गए थे। उनकी पत्नी जो है यहाँ चुनाव नहीं थी, मानवर मुलायम सिंह ने उन्हें बुलाया था प्रचार के लिए। तो दूसरी बात ये थी कि उसी पीरियड जो गए थे छाते में करंट उतर आया था। हाँ, छाते विधायक जी मर गए थे। उनकी पत्नी लड़ रही थी, जसवंत सिंह नाम का, लमसरगढ़ स्टेट गैस शॉर्ट की बात है ये। मैं भी वहाँ पर था। तो पर हुआ क्या वहाँ कि मानव कांसीराम कहा कि तुमने एक तो पिछले भर की महिला को तुमने कैचअप रखा, वहाँ पर ब्लॉक है ना लखनऊ में, वहाँ लड़ रही थी ब्लॉक का कि तुम पिछली बार कोई ऐसी तैसी कर रहे हो भाई। इधर तुम कहते हो ब्लॉक गर्म होके आए और अटैची भर के ठंडे होके चले गए कि नहीं साहब मैं नहीं कहता हूँ। तो पत्रकार भी आप लोग ऐसे बैठे थे, मानो कांसीराम का तो आप ऐसा करिए, यहीं आप इसको बताइए, पत्रकारों के सामने कहिए मैंने ऐसे नहीं लिखवाया। कांसीराम मुलायम सिंह जी बोले मैं नहीं कहूँगा भैया, ये यहाँ सबके सामने कमरे में चलो तो मैं कह दूँगा इसकी मानी सत्य है कि तुम निकलवा रहे हो भाई। जब झूठी बात है तो आप कैसे? आपने ने कहा कि अखबारों में कौन दे रहा है, तुम मुख्यमंत्री हो। मुख्यमंत्री हो नहीं, जब आप यहाँ नहीं कह सकते इसकी मानी, आप कमरे में कह सकते, यहाँ नहीं कह सकते, तो फिर तो झूठी बात होनी सही बात है ये। आप क्यों पार्टी को तोड़ रहे? हमारा आपका समझौता है ना कि पार्टी तोड़ने का समझौता है। तो जब ऐसी उन्नत बात की तो भाई हमारा आपका ऐसा गठबंधन नहीं चलेगा। इस तरह से सपा से गठबंधन खत्म हो गया और भाजपा ने 4 महीने के लिए सहयोग कर दिया। ये बात है कई बार अच्छा हाँ, अब आप गठबंधन तोड़ने की कई बार कोशिश अब जिन लोगों ने करी वो हम नहीं जानते हैं। मानवर का हम हमेशा रहते थे, जब वो प्रेस बुलाते थे या सब विधायकों को बैठाते थे, उन्होंने स्पष्ट कई बार कहा हाँ जी कि मुलायम सिंह को बनाए रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी का रोड़ा है, इसको बनाकर रखना है। अगर इसको हटा देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हावी हो जाएगी, इसलिए मुलायम की सरकार को मुलायम को बना करके रखना है। ये तमाम जो कहाँ से सरकार तोड़ने का, गठबंधन तोड़ने का जो प्रयास हो रहा था। तो जब वो ये कह रहे थे तो फिर वो बसपा ने भाजपा के साथ अब दूसरी ताकतें थी जो जैसे बाबूजी भुक्तभोगी है, कहाँ से टूटी, कहाँ से सब कुछ हुई, और तमाम कारण थे, तमाम कारक थे। थे कि जो बीएसपी जो खड़ी हुई, जो मूवमेंट था, जो मूवमेंट चलाया गया 1585 का नारा दे करके ये मूवमेंट चला, तो जो सपा बसपा का गठबंधन था जब वो टूटा तो ये बाबूजी खिलाफ थे, जंग बहादुर पटेल जी खिलाफ थे, हम लोग खिलाफ थे कि जिस विचारधारा को लेकर पार्टी बनाई थी, जिनके खिलाफ पार्टी बनाई थी, उन्हीं के साथ गठबंधन करके आप सरकार बना रही हैं। उसमें जंग बहादुर पटेल को निकाला गया, हमको निकाला गया, बाबूजी को निकाला गया। जी अब बताइए। एक्चुअली में बाई इलेक्शन यहाँ हुआ, गया प्रसाद जी सांसद खत्म हो गए, यहाँ बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। शुरुआती बात बता रहा हूँ, बाबू रामाधीन जी को पार्टी से निष्कासन, उसमें षड्यंत्र तो बहुत लोगों का था, क्योंकि बाबूजी आफ्टर काशीराम 2 ही आदमी थे, राज बहादुर जी और बाबू रामाधीन जी। इसके अलावा तीसरा कोई व्यक्ति नहीं था दूसरी लाइन पर, या बहन जी थी मायावती जी। जब बाई इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है उस समय तक मायावती जी काशीराम को कन्विंस करने में
पूरी तरह से सक्षम हो चुकी थी। और मानवर काशीराम साहब ने जितने मिशनरी लोग थे, 10 तारीख को बेगम हजरत महल पार्क में दलित मुस्लिम एकता रैली बुलाई थी और उसमें एक चैलेंज किया था उन्होंने कि जो भी हमारे साथ रहना चाहता है वो आ जाए और जो हमारे साथ नहीं रहना चाहता है वो दूध की मक्खी की तरह चला जाए। जब बाई इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, चंद्रशेखर सेठ का लोकसभा सदस्य का प्रत्याशी बनाया गया, इलाहाबाद में मीटिंग में मैंने विरोध किया तो मुझे लाठी मार करके भगवाया गया मायावती जी ने। इसके बाद जब मानवर काशीराम साहब यहाँ आए तो इंस्पेक्शन हाउस में मैंने जब कहा कि साहब ये सीट आप इसमें रख करके, थाली में रख करके आप बीजेपी को दे रहे हैं, चंद्रशेखर सेठ चुनाव नहीं जीतेगा, चुनाव जीतेगा तो बाबू रामादीन जीत सकता है। तो साहब ने एक शब्द कहा था, सब लोग खड़े थे कि दलित वो पीला पत्ता है पेड़ का, वो गिर गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये तो हम लोग ये पूछा था उस समय। स्थानीय थोड़ा आपको भ्रम, स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे तो काशीराम जी आए, कालपी की सभा करने के बाद नाइट स्टे उन्होंने किया, सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछा गया कि रामादीन जी आपके इतने पुराने कार्यकर्ता थे तो उन्हें क्यों हटा दिया, तो उन्होंने ये कोई आरोप नहीं लगाया, उन्होंने कहा कि बसंत ही नहीं आएगा जब तक पतझड़ नहीं होगा, इसलिए हटाना पड़ा, ये उन्होंने। और दूसरी मज़ेदार बात ये थी, गठबंधन टूट चुका था, लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आपने गठबंधन इसलिए तोड़ा क्योंकि दलित उत्पीड़न बहुत बढ़ रहे थे, आप आरोप लगाते थे मुलायम सिंह पर, तो अकेले थे वो, उनके साथ में बहन जी नहीं थी, तो हवा में बड़ा परिवर्तन उनकी बातों में आ गया। यहाँ उन्होंने मुलायम सिंह के प्रति बड़ी सहानुभूति दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं ये कहता था मुलायम सिंह से कि मीडिया मनुवादी है, इसलिए तुम्हारे कार्यकाल में अगर दलित उत्पीड़न की छोटी घटना भी होगी तो बहुत हाईलाइट करके छापी जाएगी, लेकिन मैं इन्हें ये नहीं कहा कि दलित उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। और उन्होंने कहा कि मैं आज भी गठबंधन टूटने के बाद में भी मुलायम सिंह को बहुजन समाज का अंग मानता हूँ। ये यहाँ की हो रही की 95 की बात, ये 95 की बात है। तो आपने कहा कि ये बात तो उन्होंने कहा पीला पत्ता टूट गया। हाँ, तो मैंने उस समय ही मैंने कह दिया था, मानवर काशीराम साहब से कह दिया था कि बहुजन समाज पार्टी का जिला जालौन में अब बहुत बुरी स्थिति आने वाली है, क्योंकि फाउंडर जितने मैं तो आज भी बीएसपी में हूँ, मैं कहीं नहीं गया, लेकिन जो स्थिति आज हो गई है बहुजन समाज पार्टी की, थोड़ा सा कष्ट होता है। मानवर लाभ लेके लोग छोड़ देते हैं, कछु आदमी तसल्ली तो होना चाहिए थोड़ी सी। इनको तसल्ली नहीं है, सही बात यही है। इनको श्रीराम पाल जी को तसल्ली नहीं थी, इन्होंने बसपा छोड़ दी। बताइए, मानवर को जो है लोग सब एमएलए 15 साल राज्य मंत्री रहे और जो है मानवर इनको फिर बुला करके इन्हें पहुंचा दिया कहाँ, राज्यसभा का सदस्य बना दिया। सुनिए मानवर तो में गए थे, पैसा देके गए थे, कितना पैसा फ्री फंड में नहीं गए थे। अब ऐसी रांधो, ऐसी रांधो, पूछ ले नहीं तो ऐसे अब तो जो तमाम मायावती को एकदम जो है, जो सच बात है वो सच। कमियां भी मानवर देखना है, ऐसा नहीं है, हैं? पैसे जो कह रहे हैं, पैसे भी तो पाल साहब ने बहुजन समाज पार्टी से कमाए थे। मंत्री जी 3 बार मंत्री रहे। 5-5 रुपया में वकालत कराते, 5 रुपए में करते थे। कालपी में जो पैसे की बात कर रहे, पैसा भी बहुजन समाज पार्टी की मंत्री होने के बाद ही तो कमाए थे इन्होंने। एक घटना बता रहा हूँ, बहन जी का जन्मदिन था, दिल्ली में सब लोगों को बुलाया गया था, हम मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, हमारी पासबुक में 65,000 रुपए थे। किस साल की बात है ये? 95 के लगभग थे, जब वो मेरे ख्याल में भाजपा की और बसपा की मिली। दोबारा नहीं है, दोबारा नहीं आएंगे सोच के बोले। मानवर कौन सा काम है जो बिना पैसे से चलता है, बताइए आप, कौन सा ऐसा काम है जो बिना पैसे से चलता है? पूरी बात सुन लें, मैंने मंत्री रहते हुए एक नया पैसा भी किसी से नहीं लिया है। हम जब 65,000 रुपया ले गए और संग में पासबुक ले गए, बहन जी को दी हमने कि बहन जी जन्मदिन पे इतना है, तो वो खुद बैठ गई गिनने के लिए, बस इतना ही। हम ये पासबुक देख लो और विभाग के अधिकारियों से पूछ लो, जिले के अधिकारियों से पूछ लो, किसी से हमने नया पैसा लिया हो जन्मदिन के नाम पर। ये हमारे जो वो मिलता है विधायक का, मंत्री का वेतन या भत्ता, उसका 65,000 रुपया हम आपको लाए से दे रहे हैं, हमारे पास अब नहीं है। तो अब भाई साहब कह रहे हैं जहाँ से कमाया है वहीं से कमाया है, हमें कोई बता तो दे हमने कहाँ से कमाया है, किससे लिया, किस अधिकारी से लिया, किस व्यक्ति को, किसी पैसा ना कमाया हो, लेकिन मान सम्मान तो एक इंडिया के सदस्य तो बन गए। अब
पैसा सुनो सुनो, आप भी मंत्री रहे हो, बहुत से मंत्री रहे। दलित समाज के लड़कों को जितना नौकरी हमने दी है, किसी से नया पैसा नहीं लगा, उल्टा किराया दे करके ज्वाइनिंग कराई है, आपने इतने नहीं लगाए होंगे। गरीबों को मानवर मैं बताऊंगा आपको, मैंने मानवर गरीबों पिछड़े वर्ग के 10,000 के लगभग लड़के कोई नया पैसा नहीं लिया। 1 लाख 2 लाख 3 लाख आयोग में मैं सदर चेयरमैन मानवर। तो मैंने कम से कम 25,000 लड़के लगाए, हर बिरादरी के, हर पार्टी के, कोई पक्षपात नहीं। तो आप कहते हैं हमें सबसे ज्यादा ऐसी को लगाया, तो ऐसे आप बन के तो गए हैं मानवर। मैंने जो है कम से कम 10,000 पिछले वर्ग के लड़के लगाए और कोई पैसा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं। आप मुझे जिला में कितने लगाए? आपसे पूछो कंट्राडिक्शन न करो आप, वो तो आयोग के अध्यक्ष। विषय पे एक बार जिला में मानवर, जिला में कम से कम 200 लड़के होंगे, गिनाइए आप। चलिए कि नहीं, बैठिए। अच्छा चलिए हम विषय पे ये लौट। स्कूल में मानवर कम से कम 15 लड़के हमारे लगे हुए। शेखपुरा जो ठाकुरों का स्कूल है वहाँ पर 17 लड़के हमारे लगाए हुए। मैं विषय एक सेकंड, अगर हम इस तरह से ना थोड़ा सा व्यक्तिगत उस पर जाएंगे, तो जिस मकसद से आए ना आंदोलन वाला वो है ना, तो वो थोड़ा सा हाँ एक सेकंड सर, मैं मूल विषय पे आता हूँ कि जैसे हाँ एक सेकंड, आइडियोलॉजी पे भी आएंगे, क्योंकि समाज के बीच काम हो रहा है, तो सब राजनीतिक कंपल्शंस पे भी बात करेंगे। जैसे बाबूजी ने बताया कि इनका ये मत था कि सपा से गठजोड़ ना टूटे, ये राजबहादुर जी के साथ थे तो ये फिर अलग हो गए, ये इनका मत है। आपने बसपा कब छोड़ी? आपका 2002 में टिकट कटा था मेरे ख्याल से। क्या आप पे कुछ क्रॉस वोटिंग का इल्जाम? किस वजह से आपका टिकट कटा था? नहीं, आप तो लगातार 3 बार के हैट्रिक विधायक थे। सुनिए तो, मानवर काशीराम साहब का राज्यसभा चुनाव था, उसमें हम कुछ लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया था वोट डलवाने के लिए विधायकों का। हम लोगों ने पूरा काम किया ईमानदारी से। आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने मानवर साहब को वोट डलवाने में गड़बड़ी करी है, ये आरोप लगाया। कब की बात है ये? जब साहब राज्यसभा में गए तब की बात है। तो अब ये आरोप पर कई लोगों पर लगे हैं, बहुत जन को निकाला गया है, आरोप लगाए गए कि हम इन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई है, इन्होंने धोखाधड़ी करी है, मानवर को हराने के लिए इन्होंने क्रॉस वोटिंग कराई है, ये आरोप लगाए गए। कब निकाला गया बसपा से? नहीं, हमारा टिकट ही काट दिया गया। अच्छा 2002 में। हाँ, तो हरचरण पाल किसको दिया था टिकट? हर नारायण पाल को दिया था 2002 जी। तो फिर आपसे सपा में किसने संपर्क किया? क्यों आप उस साल सपा से लड़े थे चुनाव? हाँ भाई देखो, हम लोगों को संपर्क की बात तो बसपा कांग्रेस मिला करके एक बार चुनाव हुआ 96 का। हाँ, बसपा सपा का मिलकर चुनाव एक बार हुआ। तो नेताओं से तो परिचय हो ही जाता है जब दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। फिर आप सपा में चले गए? हाँ, तो सपा में चले गए। फिर बीच में लेकिन एक बार आप फिर बसपा में गए थे, राज्यसभा के सांसद भी बने थे, तब क्या परिस्थितियां बनी थी? तब एक्चुअली हम बताएं आपको, एक कारक और पैदा हो गए थे। हाँ, उन्होंने कहा कि इनको आपने क्यों बना दिया? कौन कारक थे वो? ब्रिजलाल खाबरी? तो एक कारक और पैदा हो गए थे। आप लोग नाम लेंगे तो स्पष्ट दर्शक को वो ही तो मैं कह रहा था कि भाई आप पूरा जवाब दे रहे हैं ना। हाँ। कि उन्होंने, चूंकि वो छत्तीसगढ़ के साथ प्रभारी थे ब्रिजलाल खाबरी जी, जब लौट ब्रिजलाल खाबरी यहाँ से इकलौती दफा जब बसपा लोकसभा जीती है 1999 के चुनाव में, तो ब्रिजलाल खाबरी यहाँ से सांसद बने थे। उन्होंने उल्टा सीधा भर दिया आकर के बहन जी को, अरे भाई तो गड़बड़ आदमी। वापसी कैसे हुई आपकी बसपा में, ये बताइए ना। वापसी भाई, उनको जो लोगों ने आरोप लगाए थे वो सब गलत लग रहे थे। काशीराम पाल के ऊपर गलत आरोप लगाए गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, राज्यसभा में आपको भेज दे रहे किसी हैं। ने पैरवी की होगी ना जाके, आपके पुराने किसी कार्यकर्ता ने? नहीं, किसी ने पैरवी नहीं करी थी। सीधे संपर्क आया बहन जी? सीधे 2008 में, 2009 में। और साथ में बहन जी की सरकार भी आ गई थी। तो कई लोग आपके आलोचक कहते हैं कि सरकार आ गई थी इसलिए मजबूरी में श्रीराम पाल गए। ये गयादीन जी भी खोपड़ी ला रहे हैं, कह रहे हैं हाँ ऐसी बात है। देखो, वही बता पाएंगे। दल बदल एक शौक नहीं होता किसी राजनीति वाले को। हमारे यहाँ या आपके यहाँ 50 लोग ऐसे होते हैं जो कोई समस्या आती तो वो आते हैं समस्या के लिए। जब हम लोग राजनीति छोड़ के घर बैठ जाते हैं या मन बनाते हैं तो कहते हैं साहब हम कहाँ जाएं, हम तो आपको छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। तो कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि राजनीति में फिर कहीं ना कहीं किसी का झंडा थाम के शामिल होना पड़ता है कि इन लोगों को हम कहाँ ले जाएंगे, जो हम तमाम हज़ारों लोग हमारे साथ में जुड़े चले आ रहे हैं।
तो अब ये मजबूरी मान लो या उसे दल बदल मान लो, एक ही चीज़ है, लेकिन होती मजबूरी है कि अपने साथ जो लोग जुड़े हैं उनका सब काम। उनकी रक्षा के लिए उनकी समस्याएं आए दिन जब आती हैं तो कहते हैं हम तो आपके यहाँ से छोड़ कर कहीं गए नहीं हैं। तो ये परिस्थितियाँ होती कि हमें राजनीति पर करना पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मजबूर ये हैं। आप राज्यसभा बोले, चैनसुख जी की राज्यसभा भेजा, आप बोले तो ऐसी थोड़ी भेजा, कैसे भेजा फिर? बस हम जैसे जाते तैसे गए। अभी आप कुछ और कह रहे थे थोड़ी देर अरे तो अब ये आप नहीं जानते हैं क्या? अभी तो जानते हैं। जब इन पर 65,000 रुपया थे तो कहाँ से कर्ज निकाल लिया? 65,000 होते तो फिर कहाँ से? मानवर खाम खाम, ये तो बारह खाम की बात है। तो 2 लाख रुपया महीना मिला, 65,000 बच्चे पालता के पास। ये भी गलत है ना। ऐसा है मानवर, ये तो काम। अब ये बताओ आप कि एकदम तो ये हो नहीं गया है। अब 2,27,00,000 एक विधानसभा का रेट है। बताओ ईमानदारी, सब लोग बैठे हैं। 2,27,00,000 जी। नहीं कहीं नहीं हुए साहब, कोई ऐसा नहीं। ये तो मानवर जब दूसरी पार्टी में चले गए तब बदनाम करने लगे। बहुजन समाज पार्टी से माधोगढ़ से वो शीतल कुशवाहा के 2,27,00,000। कोई नहीं, ये तो सब दूसरी पार्टी में आक्षेप लगा रहे हैं। बिहार में बैठ के झूठ ना बोलो आप। आपने दिलाए, आपने दिए काट दे क्या? हम जमा हुए हैं और जमा हम कहते कि सपा तो जो है दो को सफाई ना दो। अच्छा एक सेकंड, गयादीन जी से पूछ लेते हैं, क्या ये दोनों लोग दो अलग अलग बातें कह रहे हैं? आप बताओ, आपका सच क्या है? समाज एक दर्पण है, शीशा है, आईने की तरह देखता है। शीशा में चेहरा देखो तो बोलेगा नहीं, तो सारा समाज जानता है क्या हो रहा है। मानवर ऐसा। आप क्यों छोड़ के गए बसपा, इनके साथ चले? निकाला गया 95 में। मैं नेशनल फर्टिलाइजर नंगल पंजाब में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर था। मानवर साहब ने झांसी में मीटिंग ली पार्टी बनाने के पहले। उन्होंने कहा वो कौन लोग हैं जो होल टाइम समाज को देना चाहते हैं। नौकरी करोगे तो परिवार का पेट पालोगे, समाज की नौकरी करो। समाज की नौकरी करो। तो समाज की नौकरी की, छोड़ के आ गए आप। बड़ा फैसला रहा होगा ऐसे। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर में जब बनी पार्टी, साहब ने सम्मान किया हमको। मऊरानीपुर से चुनाव लड़ाया 2 बार, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। और 93 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो साहब का ये कहना था कि या तो हम जीतें, गठबंधन जीते, और गठबंधन नहीं जीता तो बीजेपी को नहीं जीतना चाहिए, भले ही कांग्रेस जीत जाए। अगर मैं मऊरानीपुर से लड़ता 93 में तो फिर बीजेपी जीत जाती। कौन जीतते थे वहाँ से? वहाँ से जीते प्रागीलाल है, प्रागीलाल अहिरवार जी। हाँ, पुराने नेता हैं। पुराने। तो 93 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ, तो जब मैं नहीं लड़ा तो वहाँ बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीती, बिहारी लाल आ रहा। बिहारी लाल। और जब 93 से 95 कोलूशन की गवर्नमेंट थी तो बहुजन समाज पार्टी कार्यालय का सह प्रभारी था लखनऊ में। जंग बहादुर पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे। इसके पहले राज बहादुर जी प्रदेश अध्यक्ष थे। राज बहादुर जी मंत्री बन गए। R.K. चौधरी कोऑर्डिनेटर थे, एक अध्यक्ष थे, कोऑर्डिनेटर थे। और दोनों मंत्री बनाए गए, दोनों को उपचुनाव लड़ाया गया। R.K. चौधरी को मंझनपुर से लड़ाया गया और राज बहादुर जी को गाजीपुर से चुनाव लड़ाया गया, जिसके संचालन कर रहे थे बाबूजी गाजीपुर से। और जब 95 में सरकार बन गई और जब गठबंधन टूटा तो जो उस विचारधारा के लोग थे, चाहे बाबूजी हों, चाहे जंग बहादुर पटेल जी हों, चाहे हम लोग हों, सारे लोगों ने कहा कि जिस विचारधारा पे पार्टी बनी है, मनुवाद के खिलाफ पार्टी बनी है, तो उसी से समर्थन लेके आप सरकार बना रही हैं। तो मानवर ये लोकतंत्र है, किसी एक जात से सरकार नहीं चलती है, सभी जातियों को मिला करके सरकार चलाए। ये लोकतंत्र है भारत के, क्या अलग से जिनको मिला लिया वो दे देती है। एक बात बताइए, एक मैं श्रीराम जी आपके पास आऊँगा। जैसे आपने कहा कि मनुवादी ताकतों के साथ नहीं जाना चाहिए, मनुवादी ताकतों का इल्ज़ाम कांग्रेस और भाजपा पे सबसे ज़्यादा लगता रहा, लेकिन फिर 2012 में तो आप कांग्रेस से ही विधायक बने। अब जिसको अब समाज जैसे कहा कि सेवा करना है तो निर्दलीय सेवा कैसे कर सकते हो? जब नौकरी छोड़ के आ गए समाज सेवा करने के लिए तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। जोशी राम जी ने कहा वैसी चीज़, पाल साहब ने भी यही कहा ना कि भाई कहीं ना कहीं। दोबारा में हमको बाबू सिंह कुशवाहा ने, नसीमुद्दीन सिद्दीकी सबने बुलाया। 2000 में जिला पंचायत सदस्य था, सामान सीट से जीता था बीमार से, और अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा। घनश्याम अनुरागी समाजवादी पार्टी से लड़ रहे थे, हमीरपुर से, और मेरे पास 5 वोट थे, लेकिन निर्दलीय लड़ रहा था। डेलीगेट का चुनाव होता है, पैसे का खेल होता है, तो मेरे 5 वोट उठा करके और घनश्याम अनुरागी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसने उठवाए थे 5 वोट?
उठाने वाले अब नहीं है दुनिया में, तो क्यों उनका नाम लिया जाए? कौन सी पार्टी के नेता? समाजवादी पार्टी। रज्जू बुधौलिया की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उनका नाम क्यों नहीं किसी? नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनका देहांत हो गया है। राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू बुधौलिया सपा से सांसद भी रहे हैं हमीरपुर गरौठा से, 99 में। बसपा से विधायक। जी जी। एक बात हम आपको बताएं, मानवर काशीराम जी जब तक जिंदा थे, हम लोग थे भारतीय जनता पार्टी जितने विधायक थे, कार्यकर्ताओं की बड़ी मीटिंग में कहा करते थे कि जो विधायक पैसा बनाए उसको चटनी कर दो, चटनी कर दो। चटनी कर दो जो विधायक पैसा बनाए। तो उनके जीते जी तक करप्शन नाम की चीज पार्टी में नहीं थी, और जो मानवर काशीराम जी के नजदीकी थे वही हटाए गए। हम और चाहे कितने लोग हों, एक एक करके उन्हीं को निशाना बनाया गया जो मानवर के होंगे मानवर, कुछ हटाया जाए। चैन जी क्या कमियां थी? नहीं, अब हटाएगा तो कुछ कमियां तो होंगी, ऐसे साधारण कोई हटा नहीं जा सकता है। आप यही थोड़ा बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं, आप तो वहाँ थे नहीं ना। नहीं, आप कहाँ से थे यार? कैसे बात, क्या परिचय है इनका? ऐसे नहीं, लड़का है थोड़ा, ऐसे नहीं बीच में, थोड़ा बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं, सुनिए। तो बेदी जी थोड़ा बड़े, दुनिया में तो पूछिए क्या हाँ करना वही है? मैं चैनसुख जी। मानवर जब टिकट नहीं मिलता तो भाग जाते हैं, इल्ज़ाम लगाते 2.5 का। और मैं सुनिए, और जो कमा करके भाग गए हमारी पार्टी से, उनको देखिए, उनके घर मकान देखिए जा करके, हैं? हाँ, कैसे उन्हें कैसे कर लिया खट्टा। जब तो ऐसा नहीं है, कुछ आदमी को जब 2-3 बार विधायक रहे या कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा एक बात बताइए चैनसुख जी, जो बाबू रामाधीन जी ने बात कही कि एक तरफ तो वो पार्टी थी जो चिट्ठी लिख रही थी कि काशीराम जी के परिवार का व्यक्ति किसी भी पार्टी काम में नहीं लगे, अपनी मेहनत से कमाए, और अब वो पार्टी है कि मायावती के भाई के बेटे भी मंच पे हैं, भाई भी मंच पे हैं, तो इनकी जो चिंताएं हैं मूवमेंट को लेके, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है मानवर, आजकल जो है सब मतलब के चल रहे हैं, चाहे सपा के हों चाहे भाजपा के हों, चाहे भाजपा के लड़के। सवाल का जवाब, आप तो वो पार्टी थी ना जिसने काशीराम जी के परिवार को लिख दिया था कि आप नहीं आएंगे इसमें, और मायावती जी का पूरा परिवार। तो कुछ कारण होगा उसमें, परिवार तो अभी कुछ पद पे है नहीं कोई, अभी जैसा कुछ मंच पे खड़े होते हैं बगल में, अरे भाई है किसी को कभी सोशल मीडिया। तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि। हाँ बताइए आपका नाम। सच कहने वाले की ताकत नहीं सच कहना, क्या है सच? आदमी के इंसान की ताकत नहीं सच कहना। सब कुछ जानते हैं सब लोग, लेकिन सच नहीं बोल सकते। अरे बौद्ध विहार में सच नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? हाँ, वही तो विडम्बना है, वही विडम्बना है कि सच नहीं बोलना चाहता कोई भी। क्या है सच? आप बताइए। हम मायावती जी कह रहे हैं, आप हम बोल रहे हैं जिसने भी सच बोला और जो भी ईमानदारी से संगठन के प्रति समर्पित रहा, और जितने भी काशीराम साहब के लाइन के आदमी थे, सब पे गणेशा चला गया। बिल्कुल कांशीराम साहब के बिल्कुल लाइन के आदमी थे। हम तो मतलब 14 दिन उनके साथ में रहे। मैं 14 दिन साथ में रहा उनकी रैली में, जब जीप यात्रा निकली थी उनकी 10-12 जिलों में, मैं तो हमेशा साथ में रहा। नहीं ना होते ज्यादा तो आपको पर कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री का चार्ज क्यों दिया जाता है? और तमाम लोग अच्छा थे। ये बात है, हाँ, इसलिए डिफेंड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चार्ज दिया था मायावती ने। नहीं, हमने तो नहीं कहा कि हमें मुख्यमंत्री चार्ज दे दीजिए। और मैंने तो वहाँ तो गए तो कहा, हमने कहा तो नहीं था हमें बना दो कुछ। अच्छा इनको पाल साहब, ये श्री राम जी ये कह रहे हैं कि आपको क्यों प्रभारी मुख्यमंत्री बनाया गया, इनको क्यों नहीं बनाया गया? ये तो मंत्री पहले बने थे। टिकट काट दिए गए, हम क्यों नहीं भाग के गए? आपकी भी टिकट कटी? कई बार हमें तो कमीशन, हमें तो 3 कटी नहीं है, आपने स्वेच्छा से कह दिया कि हम अरे अब जब ये झूठी बात कर रहे हैं, वे मना कर रहे हैं सामने, आप कह रहे हैं कि यानी इनको क्या बात होती है? आप बताओ सर। ऐसा है कि हमारा तो कर दिया तो हम लड़ गए, नहीं किया तो हम शांत बैठे रहे। हमें तो तृष्णा इतनी नहीं थी हमारे अंदर कि हम बिल्कुल बार लड़ जाए। तो मैं एक कंटेक्स्ट देता हूँ, एक सेकंड आत्माराम जी, एक सेकंड अभी लास्ट नहीं, अभी बहुत बातें करनी है आप लोगों से। एक मैं संदर्भ दे देता हूँ इस बातचीत को। उरई जालौन में 1989 में 4 सीटें थी हमारे यहाँ। उरई सुरक्षित सीट, कोंच, कालपी और माधोगढ़। सॉरी, अब उरई सुरक्षित है, माफ करिएगा। तो हाँ, चैनसुख जी वहीं से। एक से मैं करेक्ट कर रहा हूँ, गलती हो गई, बस सुधारने का मौका दीजिए। 4 सीटें थी, उरई, जालौन, कोंच और उरई, कोंच, माधोगढ़ और कालपी, 4 सीटें थी। उसमें कोंच की सुरक्षित सीट थी जहाँ पे 1989 में चैनसुख भारती जी जीते, 89 और 93 में।
दूसरी सीट कालपी की थी जहाँ से श्रीराम पाल जी 91, 93 और 96 3 दफ़ा लगातार विधायकी का चुनाव जीते बसपा से। फिर माधोगढ़ की सीट से जहाँ से शिवराम कुशवाहा जी लड़ते थे चुनाव, है ना। 91 में केशव सिंह जीत गए थे और फिर 96 में संतराम जीते थे भाजपा से। 89 में 89 और 93 2 बार शिवराम कुशवाहा जी जीते, वो आ नहीं पाए हैं, उनके परिवार में किसी का एक्सीडेंट हो गया इसलिए। और उरई की जो सीट थी वहाँ से अकबर अली चुनाव लड़ते थे, 89 जीते, 91 हारे बाबूराम एमकॉम से, फिर 93 जीते और फिर 96 में हार गए हैं। 96 में मैं ये कह रहा हूँ कि 89 में 3 सीटें जीती बसपा, 91 में आई राम लहर, है राम लहर का चुनाव था, तब सिर्फ कालपी की सीट जो 89 हार गए थे वो एक सीट जीत गए श्री रामपाल जी, और बाकी बूथ कैप्चरिंग नहीं होने दी थी हमारे जैसे लोगों ने, बहुत लड़ाई लड़ी थी। तो 91 में सिर्फ श्री रामपाल जी कालपी से जीते। उरई, माधोगढ़ और कोंच ये 3 सीटें हारे। माधोगढ़ से बीजेपी के केशव सिंह जीते, उरई से बीजेपी के बाबूराम जीते और कोंच से बीजेपी के भानु प्रताप वर्मा जीते। फिर 93 में हुआ सपा बसपा का गठबंधन, तो चारों सीटों पे बसपा जीती, एकदम क्लीन स्वीप हुआ। श्री रामपाल जी जीते, चैनसुख भारती जी जीते, माधोगढ़ से शिवराम जी जीते थे, शिवराम कुशवाहा जी जीते 93 में, और अकबर अली जीते उरई से। लेकिन 96 तक आते आते क्या हुआ, 96 तक आते आते बाबू रामाधीन जी जा चुके थे, एक बार बहन जी मुख्यमंत्री बन चुकी थी भाजपा के सहयोग से, तो 96 के चुनाव में श्री रामपाल जी फिर जीते, लेकिन बाकी सीटों पर वैसा नतीजा नहीं रहा। उरई से बाबूराम जी जीते थे, कोंच से कौन जीता था, दयाशंकर वर्मा जीते थे जो अभी सपा में हैं, दयाशंकर वर्मा जीते थे। और माधोगढ़ से कौन जीता था, संतराम सेंगर जीते थे। हाँ, तो 2 भाजपा के जीते, एक दयाशंकर जीते और एक श्री रामपाल जीते, और उसके बाद फिर एक एक करके आप लोग अलग हुए। मनवर एक बात और है कि जाको ज़्यादा विश्वास कर ले, ज़्यादा नज़दीकी हो जाए, वही आदमी कटिंग करता है। हमारे यहाँ आ गए बिजलाल खाबरी जी, बाबूजी के चेला थे इनके, हाँ पक्के चेला थे, पक्के चेला, हाँ बाबूजी के सभी चेला थे, क्या कह रहे बाबूजी के चेले ही थे, बाबूजी के साथ रहते थे जितने भी काम करते। नहीं और मनवर ऐसा है, काबरी तो डीवीसी से अध्यक्ष भी रहे, हाँ तो उनको भी तो बुलाने वाले थे, हार गए थे चुनाव, हाँ डीवीसी से चुनाव हार गए थे, हाँ चुनाव लड़े, लड़े और वो अम्बेडकर हॉस्टल में रहते थे, अम्बेडकर हॉस्टल में रहते थे, हाँ चुनाव लड़े। मनवर जितने निकाले गए, बहन जी ने ज़्यादा विश्वसनीय बना लिया खाबरी जी को, तो जितने हमारे ये निकाले गए दिग्गज, उनका हाथ ये बहन जी ने विश्वास कर लिया उनका, तो उनके ही हाथों से ज़्यादातर निकाले गए लोग। ब्रिजलाल खाबरी के, हाँ बिल्कुल सत्य बात बता। तो श्री रामपाल जी के निकलने में भी उनका हाथ है, उनका हाथ। अब जो माया वो 99 में सांसद बन गए, आप विधायक थे, क्या वजह है बताइए। वजह यह है, तो राज्यसभा वाली सुनिए, वजह निकालने की यह है कि जो लोकसभा चुनाव 2009 का वो जीते थे खाबरी जी, 1999 का, एक्चुअली हम पैरवी कर रहे थे, भारती जी के टिकट पे पैरवी कर रहे थे। ले जे आपकी पैरवी कर रहे थे। सुनिए अब नहीं आप चुप रहिए, आप कह लें दो, बात बदल गई है, आप कह लें दो, हम एक्चुअली पैरवी कर रहे थे आपकी, चैनसुख भारती जी की, कि भारती जी को चुनाव लाया जाए, क्योंकि ये विधायक की हार गए थे 96। हाँ, अब इसके बाद में फिर ये खाबरी जी चुनाव जीत गए, तो खाबरी जी ने कहा देखो बहन जी ये सीट हराना चाहते थे, इसलिए भारती को लड़ाने की बात कर रहे थे, हम जीत के आ गए, श्री रामपाल ये सीट हराना चाहते थे तभी भारती की बात कर रहे थे। तो पार्टी से निकाले जाने में जरा सा तो कारण होता ही है। जे देखो जे तो आपकी पैरवी कर रहे थे, आप इनकी पैरवी तो हम एक दूसरे का अभी करे पहलू करते थे, अब करे थे, और भी पहले करते अब भी करते। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि सारे दिग्गज नेता जितने थे वो माननीय भारती जी की 99 में सिफारिश कर रहे थे, बाबूजी बाहर हो चुके थे कि लोकसभा का टिकट भारती जी को मिले, और भारती जी का टिकट डिक्लेयर भी कर दिया था बहन जी ने, लेकिन फिर खाबरी का टिकट कैसे हुआ ये कोई नहीं बता रहा। हाँ, क्या खबर आई थी, आपका नाम क्या है, नाम बताइए पहले। नाम डॉक्टर देवेंद्र कुमार है। क्या करते हैं आप, एक सेकंड, अरे फौजी साहब एक सेकंड, क्या नहीं पहले, चूंकि आपका परिचय अभी तक नहीं हो पाया ना कैमरे पे, डॉक्टर देवेंद्र क्या करते हैं। मैं वामसेप संयोजक रहा हूँ यहाँ 2015 से 17 तक। बताइए क्या कह रहे हैं आप, भारती जी का टिकट डिक्लेयर हो गया, भारती जी का हो गया तब, ये सही है, और खबर भी आ गई थी कि भारती जी का हो गया, फिर दूसरे दिन खबर आ गई कि खाबरी जी का हो गया।
ऐसा और आप सपा से लड़ रहे थे उस साल? आप 96-98 लड़े हैं, 99 नहीं लड़े। खाबरी का टिकट कैसे हुआ? बताइए आजकल वैसे किस पार्टी में है वो? आजकल कांग्रेस में है, गयादीन जी के साथ है। अच्छा, आप कांग्रेस से सपा में आ गए हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि अभी कौन सी पार्टी में है। अभी हम 1 तारीख को आए। आप 1 तारीख को कांग्रेस छोड़ के सपा में आ गए। अच्छा, अभी जब ये राजा रामपाल जी, आप, ये सब लोग अब एक-एक करके आ रहे हैं, विनोद चतुर्वेदी यहाँ से, हाँ, कैसे हुआ? वो तो हम बाद में बताते। एक चीज़ हमें समझ में नहीं आती, नेताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, संसार में क्या चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए, नाम, पैसा, शोहरत और परिवार सुख। राजनीति में जिन्होंने ये तीनों चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, चाहे वो किसी भी दल से प्राप्त की हों, पैसा, शोहरत और परिवार का पूरा हिसाब किताब 7 पुस्तकों का, इसके बावजूद भी दूसरे दल में क्यों जाते हैं? क्या ये समाज सेवा करने जाते हैं कि इनकी महत्वाकांक्षा है? पैसे की बात बिल्कुल ज्ञानी अनुरागी। हाँ, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? कहेंगे रमेश धमनी। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड हुआ हूँ से निर्माण नगर से। बसपा से, बामसेफ से जुड़े हैं? हाँ, जुड़े रहा हूँ। बताइए क्या कह रहे हैं? जे कह रहे पैसे की बात कर रहे हैं, तो पैसा के लिए एक ज्ञानी अनुरागी बैठा है, उसने 1 पैसा आज तक नहीं कमाया है। इन्हीं सादगी और सिद्धांतों की वजह से हम आज तक उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरा मत इतना है कि पैसा सबके लिए नहीं। टिकट कैसे? ये सुन लें। हम नहीं कैसे हुआ टिकट हम बता रहे थे। अच्छा, आप बता लो, इनसे ही पूछ लेंगे। ठीक है, पहले बुजुर्ग हैं, इनसे पूछ। हम ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। पहले आपका टिकट हुआ। पाल साहब ने वगैरह सबने परिचय के भारती को लड़ाइए, ये बात। और आपका टिकट डिक्लेयर हो गया? डिक्लेयर नहीं, गए थे माननीय आदरणीय माननीय मायावती के सामने की बात है, ये सब लोग हमारे नेता पूरी जिले गए थे। उन्होंने कहा साहब कौन कौन लाया जाए, तो मैंने कहा था ऐसा नहीं है, सही बात कह रहा हूँ कि आपने मान्यवर ने कहा कि भारतीय को ला दो साहब, ये सफल हो सकते हैं। तो वो टिकट सबके सामने हमारा मायावती ने कर दिया। तो मैं घर आ गया, मैं तो साइंस टीचर था, तो मैं पढ़ाने लगा और हमने 10-12 गाड़ी भी कर ली। अब क्या हुआ कि बिजलाल खाबरी हमारे सामने आए, भारती जी हमारा टिकट हो जाए तो आपको परेशानी है। हमने कि आपका हो जाए तो हमारा साथ दीजिए, और हमारा हो जाए तो आपका हो जाए हम साथ देंगे। इधर बहन जी करना चाहती थी बिजलाल खाबरी का। फिर आपका क्यों? सुनिए तो अब जहाँ से दबाव पड़ रहा था पूरे जिले के लोगों का, पूरे जिले के लोगों का, और लखनऊ में दबाव पड़ रहा था। तो ये हुआ कि बहन जी ने हमसे कहा कि हम लड़ाना, तो देखो हमारे नेता रामाधीन बाबू थे, बसंती बाबू थे, भी तो चले गए। हमें एरवार समाज का वोट ज़्यादा है उधर, तो हमें एक नेता बनाना है। अध्यक्ष रह चुके थे बिजलाल खाबरी, तो हमें किस चीज़ के अध्यक्ष? बीएसपी के जिलाध्यक्ष रह चुके थे। हमें एक नेता बनाना है, आपको कष्ट ना हो, परेशानी ना हो। हमने सोचा, मायावती ने 5 बार हमको बगैर सिफारिश के चुनाव लड़ाया, सब कुछ किया, तो हमकी मानवर हमें लड़ाना तो हमें लड़ा दीजिए, और आपको बिजलाल को लड़ाना तो बिजलाल को लड़ा दीजिए। हम बीएसपी का कर्मठ सिपाही हूँ। तो बहन जी ने फिर उनका टिकट कर दिए कि उन्हें एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए और समाज के वोट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि बाबूजी हट गए थे और बसंती बाबू भी हट गए थे, जो 2 नेता थे बड़े बड़े यहाँ पर। कौन से दूसरे नेता? बसंती बाबू वाकई, बसंती बाबू, झांसी मसलती बाबू, मसलती राम नौकरी करते थे। बसंती राम बाबू बामसेफ से थे वो एक्चुअली। कर्मठ व्यक्ति थे। तो फिर हमने इस तरह से हमारा आपने मायावती जी से कहा कि हाँ, जो आपको जिसको करना उसे कर दीजिए। अब आत्माराम फौजी जी और श्री रामपाल जी से यही कहानी सुन लेते हैं। क्या सुनिए तो हटा दिए गए हम, फिर वापस हम पहुंच गए पार्टी में। इसके बाद ये विषयांतर हो जाएगा, पहले ये हम उसी क्रम में हटाए क्यों जाते हैं ये बता रहे हैं हम। जब हटा दिए गए फिर जैसे तैसे फिर हो गए। अरे सुनो पूरी बात, इसके बाद में सुनो, पहले हम आत्माराम जी की सुन ले टिकट। हमारी सुनो, इसके बाद में बार क्यों? अरे ये जन्म पुनर्जन्म क्यों होता है वही हम बता रहे हैं। आप आत्माराम जी की सुनो। अब नहीं, हमें बाईपास न करो। इसके बाद में इसके बाद में विधानसभा चुनाव आया। आत्माराम जी बोल रहे थे तो बीच में कैसे बाईकाट कर दिया? जब मैंने कहा कि जीत जाते हैं और दूसरे यहाँ चले जाते हैं, तो जब तो तसल्ली से रहना चाहिए। 1 मिनट में, चूंकि वो ब्रिजलाल खाबरी का टिकट कैसे हुआ? अरे नहीं, वो बात पूरी नहीं हो पाएगी जब तक हमारी नहीं होगी। चलिए बताइए। हुआ ये, बहुत अच्छी बात कही सुनिए, जीत गए क्यों? अरे सुनिए, चलिए बोलिए। 1 मिनट शांत रहे। चलिए, ये कहा जाता है कि साहब ये पार्टी छोड़ देते हैं, फिर पार्टी में आ जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब सुनो तो, ये किसी को शौक नहीं होता कि पार्टी छोड़ना, फिर आना, फिर जाना।
उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ, हमने कमल दोहरे की पैरवी करी। एक मिनट कौन आप बीच में ना बोलो। मनोहर ऐसा है, जब इनका टिकट नहीं आया, हमारा भी नहीं हुआ, कि हमने कहा अब ऐसा है मानवर पाल साहब, बैठो तसल्ली से बैठो, फिर हो जाए। आप राजनीति करना नहीं जानते हैं, एक बार टिकट कट गया और लाइन खत्म हो गई तो फिर आगे राजनीति खत्म हो जाएगी, छोड़ के ये चले पाल साहब बोले और क्या हमसे कहा इन्होंने। कि आप राजनीति करना नहीं जानते हैं। अब क्या बता हमें, खुला ही क्यों बता? हमें तसल्ली थी, हमें तसल्ली थी, आप नहीं लड़े। हमने कहा ऐसा करो, फिर आप पार्टी ना छोड़ो, आप रुके रहो, फिर आपका टिकट हो जाएगा, या फिर हमारा लिंकेज टूट जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये चले गए। सुनिए तो आप, फिर चुनाव विधानसभा का आया तो उसमें 2002 में कमल दोहरे की पैरवी करी हमने। कौन से? नहीं है हो रही जो, हाँ कौन सुरक्षित से। आपको अपनो टिकट कट गया, आप उनकी पैरवी कर रहे हैं। सुनिए तो, हमने पैरवी करी कि इनको दिया जाए। उस समय आदरणीय खाबरी जी अपने सारे श्रीपाल को लड़ाना चाहती थी, फिर जाकर के उन्होंने कहा देखो बहन जी श्री रामपाल फिर हराना चाहते हैं सीट, अब वो कमल दोहरे की कहने लग गए हैं, फिर हटा दिया है पार्टी से। मतलब ये कि हम सिफारिश उनके विचार के प्रतिकूल अगर हमने करी है तो हट गए पार्टी से। तो फिर श्रीपाल को टिकट हुआ। रुके रहते। अच्छा चलिए आत्माराम फौजी जी से अब सर हम एक चीज, खाबरी का टिकट पूरा कर दीजिए, आपकी कहानी। हाँ हाँ, एक्चुअली में खाबरी को बनाया गया था शुरू में मोहरा, कांटा निकालने के लिए, रामाधीन नाम का कांटा था, उसको निकालने के लिए खाबरी को बनाया गया मोहरा। उसमें सहयोग किया सारे नेताओं ने, यहाँ जिला के बड़े नेताओं ने, हम नाम नहीं बता रहे। हमारे लिए नहीं कह रहे, हमारे लिए नहीं, उन्होंने मना भी नहीं किया है। हल कैसे थे ना उन्होंने साहब, अब जब इनका टिकट हो, मना भी नहीं किया। इनका टिकट हो गया, डिक्लेयर हो गया, खाबरी जी आए पुष्पक एक्सप्रेस से रेलवे स्टेशन पे उतरे, मुंह लटकाए, तो हमने कहा क्यों, क्या हुआ, टिकट तुम्हारा नहीं हुआ? 98 में चुनाव सपा से लड़ चुके थे बाबू रामाधीन जी, और जितना बहुजन लोकसभा का, जितना बहुजन समाज पार्टी का मिशनरी कार्यकर्ता था, मान सिंह वर्मा को बीएसपी ने टिकट दिया, जालौन में जो लड़े थे नगर। हाँ, और समाजवादी पार्टी से अकेले चमार रामाधीन लड़ रहे थे। तो जितना बहुजन समाज पार्टी का जिला जालौन का क्रीमी लेयर चमार था, पार्टी का फाउंडर, वो टोटल बाबू रामाधीन जी के साथ लड़ा था, इंक्लूडिंग मैं। पार्टी नहीं छोड़ी थी बीएसपी, लेकिन चुनाव में व्यक्तिगत तौर पर अंदर खाने सपा के कैंडिडेट को, बाबू रामाधीन को सपोर्ट कर रहे थे। तो हम भी थे, जगजीवन राम, और जो बहुत पूरे जिला के जगजीवन राम अमीटा, सारे लोग थे। 99 में बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो गया। अब चूंकि बाबा रामाधीन को काटने के लिए एक मोहरा इस्तेमाल किया था, वो बाबू बिरजलाल खाबरी छोटा सा कार्यकर्ता था, फिर उसको जिलाध्यक्ष बनवाया पहले, तो इसके बाद उसको जाकर के बहनजी से मिलवाते रहे। कौन? ये बड़े नेता नाम नहीं ले रहे हैं आपका, क्योंकि इनको काटना था। जब इनका कत्ल हो गया पूरी तरह से, तो उसने मांगा कि बहन जी हम, अब इन लोगों से भी कहा कि भाई हमें कुछ इसका श्रेय तो मिलना चाहिए। 99 तो चूंकि खाबरी को मैंने जिला संगठन मंत्री बनाया था, मैं सॉरी युवा बीएसपी का महासचिव बनाया था, मैं जिला संगठन मंत्री था, ये 88 की बात है। तो हमें भी वो बहुत चाहता था, मानता था। तो जब उसका टिकट कट गया और वो स्टेशन पर मिला, बोला कि भाई साहब भारती जी का फेल हो गया, लेकिन हम बहन जी से एक मंत्र लेकर आए हैं। तो हमने कहा कौन सा मंत्र? बोला बहन जी ने ये कहा कि तू 100 आदमियों से अगर फोन करवा देगा हमें कि हम चुनाव जीतेंगे और भारती जी हारेंगे, तो हम तेरा टिकट कर देंगे। तो बोला अब ये काम आया, कैसे हो 100 आदमी? उस समय बेसिक फोन थे यही जमीन वाले। तो बोले यार इसमें कुछ किया जाए, तो हमने कहा चलो करते हैं। तो हमने 100 लड़के छांटे हर तहसील से, और सबसे बेसिक फोन से करवाया। एक नंबर दिया उसने, खाबरी ने कहा कि साहब भारती जी नहीं जीत रहे और खाबरी जी जीत जाएंगे, बस एक ही सेंटेंस कहना और कुछ कहना ही नहीं। तो वो सब टिकट कट रहे हैं, जिनने फोन किया उन्हीं के टिकट कट रहे हैं। चलिए सुन लेते। अच्छा, चूंकि बहन जी ने उनको एक प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हें कुछ ना कुछ देंगे, तो वो फिर इस तरह से बहन जी ने सबसे पहले खाबरी जी से कहा कि ठीक है तेरे बहुत सारे फोन आ गए, अब मैं पहले बात करता हूँ। सबसे पहला फोन बहन जी ने किया भारती जी को,
और भारती जी से कहा, भारती जी अगर आपको हम चुनाव न लड़ाएं तो भारती जी बोले जैसा आपका आदेश बहन जी। फिर फोन किया पाल साहब को, पाल साहब खाबरी कैसा रहेगा? अब बहन जी जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद फोन किया, आया था फोन? इसके बाद फोन किया खाबरी जी को कि तेरा टिकट मैंने फाइनल कर दिया है। इसके बाद फिर जिस फोन से हम फोन करते थे उसका फोन आया हमारे पास, बोला खाबरी का टिकट हो गया। इस तरह से साहब खाबरी का टिकट हुआ। हाँ बताइए पाल साहब। देखो हम आप कांटा निकालने चाह रहे थे, वही कांटा आपको लग गया। ना 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 वो नहीं। एक्चुअली देखिए हम लोगों ने नाम बताया नहीं, वो बताई दई, सब कछु बता दई। और मजे की बात यह है कि वो बृजलाल खाबरी भी फिर बसपा में नहीं रहे। नहीं रहे बसपा में, नहीं रहे आ बसपा। गए थे फिर आ गए थे, फिर चले गए। ये भी आ गए थे, चले गए। खाबरी जी कभी नहीं आया, पहली बार गया। खाबरी जी आए थे ना बीच में? नहीं आए। नहीं आए खाबरी? खाबरी नहीं आए। आए कैसे नहीं आए? नहीं आप आए, खाबरी जी की बात कर रहा हूँ। पार्टी में नहीं गया किसी में राज्यसभा में फिर कैसे? खाबरी जी सुनो तो हमारी सुनो जेऊ तो रहे। खाबरी जी, गंगाचरण राजपूत जी, हम तीनों लोग तीनों लोग राज्यसभा गए, बसपा में आके गए। खाबरी जी पहले से थे। आप सुनिए तो सही, आप पूरी बात नहीं समझ रहे। खाबरी जी को बहन जी ने निष्कासित कर दिया था, लेकिन वो किसी दूसरे दल में नहीं गया। ये कह रहा हूं मैं। अच्छा, ये तकनीकी बात हो गई थोड़ी। वो अच्छा एक बात बताइए श्री राम जी, आप 3 बार के हैट्रिक विधायक है ना, और फिर आप राज्यसभा भी गए और खाबरी जी भी गए, तो फिर दोबारा क्यों छोड़नी पड़ी पार्टी? नहीं अब ये तो फिर तो पार्टी में 2 ही आदमी थे, या तो नसीमुद्दीन थे या खाबरी थे, जिसकी घोषणा करते बहन जी ने कहा इनको पार्टी से निकाल दो, निकल गए। ऐसी बात है, सही बात है। सही बात है। जो बात जिसको निकाल दे ना, मतलब कुछ कमियां बता करके निकाल। नसीमुद्दीन। 2012 में हमारा टिकट फाइनल किया बहन जी ने, आदरणीय बहन जी ने, उरई से 2012 में। तीनों का इंटरव्यू साथ में हुआ, संतराम कुशवाहा हमारा, संजय भदौरिया का। और डेढ़ साल में फिर बारी रहा, 14-15 लाख रुपए मेरा बर्बाद हो गया। इसके बाद लास्ट टाइम पर, लास्ट मूवमेंट पर खाबरी जी ने अपने साले का टिकट कटाया, हमारा काट दिया, और चुनाव के बाद हमें पार्टी से निकाल दिया। 3.5 साल में पार्टी से निष्कासित रहा, लेकिन किसी भी दल में नहीं गया। बीएसपी में था, आज भी बीएसपी में। ये श्री राम जी क्यों चले गए? 2 घंटा हो गए लगभग। कोई बात नहीं, जरूरी बातें हो रही हैं, हम दो पूरा है चाय की, ये जरूरी चीज है, चाय तो फिर पी लेंगे। हाँ देखो ऐसा है साहब, दूसरी बार क्यों छोड़िए? नहीं कालपी में आके नसीमुद्दीन ने घोषणा कर दी कि श्री रामपाल को निकाला जाता। छोड़ी कहाँ है, किसी ने छोड़ी अभी तक। और आप तब राज्यसभा सांसद थे या कार्यकाल पूरा हो गया? कार्यकाल पूरा हो गया था उनका, इनको निकाला जाता, पार्टी से निकल गए। तो अब ये लोग ही करते रहे अपना, इसको निकालो उसको निकालो। अच्छा, बसपा वाले ये भी कहते हैं कि श्री रामपाल अगर इतने ही बड़े नेता थे तो बसपा छोड़ने के बाद विधायक की जीत लेते, सपा से भी तो लड़े। ऐसा है कि फिर तो 2000 के नीचे हम लोग चुनाव हारे हैं, 2 चुनाव। तो एक चीज है कि एक आप 2002 का लड़े थे सपा से, और फिर 12 लड़े थे। 7 का लड़े, 7 का लड़े। तो 1700 वोट से तो 2002 का लड़े थे। हाँ, और करीब 22 तो 1700 से हारे अरुण मल्होत्रा से 2002, और 7 में फिर छोटे सिंह जीते थे करीब 2700 वोट से फिर क्योंकि फिर 12 तो उमाकांति जीती थी सुरेंद्र सर से। हाँ। तो अब क्यों नहीं जीत पाए, ये तो अलग चीज है। पर दोनों बार 2-2 हजार से कम मार्जिन से। तो अब फिर लड़ेंगे, अब पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, दावेदारी है। पर सुना है वो कांग्रेस के जो विधायक रहे विनोद चतुर्वेदी। अरे यही तो मैं कहने वाला था आपसे। हाँ। कि अब राजनीति में नेतागिरी भी, ऊंची जात में जन्म लेने वाला आदमी बड़ा नेता कहलाता है। पर अरे बहुत दिग्गज नेता शामिल हो गया, एक बार एमएलए बन गए, हम 3 बार के बने बैठे, राज्यसभा के बैठे, और उन्हें वो ब्राह्मण कुल में हो गया, ऐसे दिग्गज नेता आ गया। तो वो उनको ऐसे बता, हम छोटी जात वाले हैं, सो हमको पता ही नहीं हम कहाँ के को है, लेकिन दिग्गज नेता। राज्यसभा के सदस्य भी राज्यसभा के सांसद, 3 बार के विधायक और 2 बार के कैबिनेट मंत्री, दिग्गज नेता पार्टी में शामिल हुआ। एक बार एमएलए बन गया, माधवगढ़ की तरफ मुँह करके देखा तो वहाँ रामपुरा में पता लग जाएगा कि कौन अति उमा कौन क्या था, पता लग जाएगा उनको। आप भी जानते होंगे क्या हुआ। तो भाई हम लड़े 7 चुनाव और फिर 8वां लड़ रहे, हम कालपी नहीं छोड़ रहे, इसीलिए कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है।
और क्षेत्र वो लोग बदलते हैं जो कहीं ना कहीं से गड़बड़ कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या गड़बड़ किया, क्यों छोड़ माधोगढ़ क्षेत्र जो पाल साहब ने जो सहयोग, पाल साहब ने जो पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया और किसी ने नहीं। फौजी जी आपके पक्के समर्थक नहीं, सच्चाई देखिए सच्चाई ये है, सच्चाई के माधोगढ़ क्षेत्र में ब्राह्मण ज्यादा है। कालपी में कुठौन जोड़ने से 2-4 हजार बढ़ गया। से कुछ बदला नहीं है, कुठौन जोड़ हाँ कुठौन बगैर जुड़ गया, 2-4 हजार का अंतर आ गया है। लेकिन माधोगढ़ में अभी भी ब्राह्मण ज्यादा है। क्या कारण है कि जहाँ ब्राह्मण ज्यादा संख्या में है वहाँ छोड़ रहे हैं, विनोद चतुर्वेदी वहाँ क्यों छोड़ रहे हैं? और सपा में आके यहाँ दावा ठोक रहे हैं। अब तो उनका अधिकार है भाई। और भाई एक और आपके पुराने साथी, पता नहीं तब आप बसपा में थे नहीं, हरिओम उपाध्याय जो माधोगढ़ विधायक रहे, वो भी सपा में आ गए। सुना महान दल से मांग रहे हैं। महान दल से कि सपा से? अब ये तो नहीं, आप पार्टी में हो, जानकारी तो सब नहीं हम कैसे बता देखो, जब एयर की खुल के नहीं बोल रहे, हम ऐसे पिछली सब बता रहे खुल के। किसी की गोपनीयता हम कैसे भंग करते हैं? अच्छा तो ये बात रही। तो आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि स्थानीय लोग बार बार जाके कुछ के आते थे। तो बहन जी ने फिर संपर्क नहीं किया कि आ जाओ सब पुराने लोग आ जाओ? नहीं, जब राज्यसभा में भेजा तब उन्होंने कहा कि आपके बारे में बहुत गलत सलत लोगों ने कह रखा था, और मैं आपको राज्यसभा भेजते हैं, आपके बारे में लोगों ने बहुत गलत कहा था। और ये फिर छत्तीसगढ़ से लौट के आ गए, फिर उन्होंने कह दिया अरे साहब बहुत गलत आदमी है ये, तो फिर जाओ। आपसे कभी दोबारा संपर्क नहीं साधा? पुराने व्यक्ति थे कि बसपा में आ जाओ? नहीं सादा, बाबू सिंह को सवाना सिंह ने साधा, हाँ, लेकिन हम गए नहीं। जब विचारधारा बदल गई उसके लिए, जिन लोगों के खिलाफ था उन्हीं के खिलाफ चल रही हुआ। 4 महीने सरकार रही 95 के बाद, और जब पेरिया रामास्वामी नायकर की मूर्ति लग रही थी बेगम हजरत पार्क में, ये साहब का प्रोजेक्ट था, मूर्ति लगाने की बात हुई तो उन्हें समर्थन वापस ले लिया बीजेपी ने। पेरियार की मूर्ति लगाने पे? हाँ, हम कहते अच्छा एक चीज बताइए, क्योंकि बार बार 95 का जिक्र आ रहा है, ये देखिए ये बहन जी की ऑटोबायोग्राफी यहाँ रखी हुई है। ये आप लाए हैं भारती जी? हाँ, मेरे संघर्षमय जीवन एवं बहुजन मूवमेंट का सफ़रनामा। इसमें मैंने वही पन्ना खोल रखा है जब ये 2 जून 95 को स्टेट गेस्ट हाउस में स्वीट नंबर 1 था, 2 था, 2 नंबर स्वीट में मीटिंग ली विधायकों की। आप भी इस मीटिंग में थे? आप भी इस मीटिंग में थे, है ना? नहीं विधायक तो हम भाई, विधायक 67 विधायकों में 2 यहाँ बैठे हैं ना। हुआ क्या था उस दिन? हुआ ये था कि लोग खरीदे गए थे, विधायक लोग, पैसा पहले ले रखा था। अब चले जाते फूट करके तो जो होता कि ये बिक गए, भाग गए। जैसे लड़की की शादी के बाद विदा करते ना, उसको कोहरे आके बैठा रहता गाड़ी में, रोती है वो, ऐसे गले में ऐसे भर के गोद में लेकर ऐसे ही चिचिया रहे, हाय बचाओ बचाओ बचाओ। फोटो है इसमें, देखो ये मेवालाल की, पहले ले बैठे थे भाई। हाँ, ये मेवालाल की फोटो है, बस सबकी है। ये राम अचल राजभर की फोटो ये है। चिचिया ऐसे रहते जैसे सासरे जाती है लड़की तो रोना पड़ता है, एक रिवाज है। अच्छा, रिवाज में रो रहे थे? हाँ, रिवाज आप कह रहे इन्होंने पैसा ले रखा था? तो ले ही रखा था। हमें थे, हमें कोई नहीं उठा ले गया वहां से, तमाम लोग थे वहां से, क्यों नहीं लगे वहां? हाँ, प्रमाण ये है, पाल साहब जो कह रहे हैं वो उनकी बात वो सही है गलत है, ये प्रमाण ये है। इस पर उत्तर प्रदेश के बसपा के पदाधिकारियों द्वारा कुमारी मायावती के नेतृत्व में अविश्वास। मान्यवर हम समस्त उत्तर प्रदेश बसपा के मंत्रीगण, विधायकगण और संगठन के पदाधिकारी कुमारी मायावती राष्ट्रीय महासचिव बसपा की मिशन विरोधी गतिविधियों के कारण उनके नेतृत्व में अविश्वास व्यक्त करते हैं। उचित कार्रवाई हेतु आपकी सेवा में पत्र है। जवाहरलाल दिवाकर विधायक हैं? अच्छा, ओरिजिनल भी है, लाइए। अरे ओरिजिनल है भाई, ये ओरिजिनल है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति, कौन था निर्वाचन अभिकर्ता? बाबू रामाधीन जी। अच्छा जी, ये निर्वाचन का है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का है ये। अच्छा, ये है वो जिसमें हम मायावती जी के विरोध में हैं, अविश्वास व्यक्त करते हैं। खगरनाथ चौधरी विधायक जौनपुर हैं, मेवालाल बागी विधायक बधोई, ये तो बहुत सारे विधायकों के नाम हैं। मंत्री और ये एमएलए हैं, करीब 36 लोग हैं। तो ये लोग 2 दिन पहले इस पर दस्तखत कर रहे हैं, और मायावती जी इस मीटिंग में ये सब के सब जाकर के उनके शरणागत हो रहे हैं। अगर ये लोग रुक जाते, ये लोग रुक जाते तो कांसी राम जी अकेले रह गए, टूट गए। इन लोगों की गद्दारी से ये सब कुछ हुआ है। यही जा करके अब सब के सब, उसमें पाल साहब ये मंत्री जी नहीं थे तो इनका ये दस्तखत ही नहीं मौजूद थे ना। तो आप बोले कि इन लोगों ने पहले से पैसा ले रखा था? पर्टिकुलर उन्हीं लोगों को चुन कर क्यों उठाया गया था?
जो लोग पहले से अपना ले बैठे थे उनको उठा, वो चले गए अपनी मर्जी से गए। ड्रामा था कि हमको जबरदस्ती ले जा रहे हैं, गए अपनी मर्जी से, पैर फड़फड़ा रहे थे, आए जनता के बीच में, वहाँ लौट के जाते वहाँ जूते ना पड़ते कि तुम क्यों भाग गए वहाँ। तो जानबूझकर ये ड्रामा कर रहे थे कि हमें उठा के ले जाया जा रहा, ऐसा कहीं कुछ था ही नहीं, मर्जी से गए थे ये लोग। और ये उनका कौन मिश्रा थे वो कह रहे कि इनने बचाया वरना मर जाते। ब्रह्मदत्त द्विवेदी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने बताया। और द्विवेदी, राम कुमार वर्मा में ब्रह्मदत्त द्विवेदी और राम कुमार वर्मा उन्होंने बचाया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बाई इलेक्शन से कहीं ना कोई सिलेंडर हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। मीटिंग हुई। ऐसा है देखो, हाँ, एक नारा लगा था जब सपा बसपा की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी, मिले तो मुलायम का मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। फिर नारा लगा के भिड़े मुलायम काशीराम, बोलो भैया जय श्री राम। भिड़े मुलायम काशीराम, बोलो भैया जय श्री राम। हाँ, तो ये जो गठबंधन हमेशा के तोड़ने के लिए ये सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का नाटक किया गया। ये तमाम गैस सिलेंडर नाटक, का नाटक, ब्रह्मदत्त द्विवेदी सिलेंडर लेके कह रहे थे कि भाई सिलेंडर लेके आ गए थे ना, हाँ, गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर से क्या कर रहे थे वहाँ? गैस सिलेंडर जो कर रहे हैं, आग लगाना चाह रहे हैं। आग लगाने के लिए सिलेंडर डाला गया था, दिखाने के लिए कि आग लगा रहे। सपा वाले आग लगाना। यस, विधायक इस बिंदु पर जब हमने 98 का चुनाव लड़ा, हम करीब 7-8 हज़ार वोट से हारे थे वो चुनाव, तो मायावती जी ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में बोला था कि चमारो तुम चमारिन की कोख से पैदा हो तो सपा के प्रत्याशी को वोट न देना। जब हमें सपा के लोग मार रहे थे तब यही व्यक्ति था कि जो हमें मरवाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तभी ये वही अपील भी छपी थी, मुख्य लक्ष्य अपील, ये देखिए पुराना है, स्टेट गेस्ट हाउस की घटना का बदला लेने की अपील, भाजपा को हराने की अपील, मनुवादी प्रेस मीडिया सावधान रहने की अपील, बसपा कांग्रेस गठबंधन को वोट देने की अपील। ये 96 का है। आपको दिया था कांग्रेसियों ने वोट 96 में? आप तो जीते थे। कायम है विधानसभा चुनाव नहीं, विधानसभा में दिया होगा तो अलग अलग थोड़ी मालूम कर लेंगे दिया कि नहीं दिया। तो ये स्टेट गेस्ट हाउस का सत्य। आप भी थे मीटिंग में? मैं तो, मेरे सामने तो बात हो रही थी मानवर कांशीराम से और पत्रकार मुलायम सिंह से और पत्रकारों से। गेस्ट हाउस में जब ये मीटिंग हुई, इसमें यहाँ भी आप भी होंगे विधायक? हाँ, गेस्ट हाउस में तो मैं था, अलग अलग कमरों में लोग थे, लेकिन सपा के लोग आ गए। हमारे, हाँ, सपा के आए, वास्तव में आए। और अब आप सपा में हो इसलिए तो ऐसा नहीं कह रहे हो। भाजपा के आए। सिलेंडर कैसे पहुंचा वहाँ गेस्ट हाउस में? सिलेंडर कैसे? नहीं, ये बात है ना। आप बताइए, अब आप लोग अलग अलग अब अपने भाई, अब ये बात तो बेकार की कर दो। कह रहे भाजपा के आए, सपा ही के आए, सपा के आए। सपा के आए। भाई वहाँ मानवर कांशीराम मुलायम सिंह बोला, सुनिए तो यार, कमियां हमें भी है, आप भी में, सपा में, बसपा में भी है, गाय को पीछे पड़े, सब में है। सारे दल हैं, सब में कमी है। मानवर ऐसा था, मेरे सामने की बात है, माननीय मुलायम सिंह और कांशीराम बैठे थे, और मुलायम सिंह ये बताइए आप, हम चलेंगे तो प्रचार करने में वो कानपुर देहात वाले में, लेकिन मुझे ये बताइए कि जो आप अखबार में निकालते हैं। वो आपने बताया कि वो सामने बयान देने को राजी नहीं हुए, बोले कमरे में क्या देंगे। उनका मैं गर्म होकर कांशीराम आते हैं और अटैची वर्ग ठंड होकर चले जाते, क्यों निकलवाते ऐसी बातों। इधर हमारा पिछले वर्ग की महिला लड़ रही है और आप उसको 7 दिन बंद कर रहे उसको, तो ये तो अच्छी बात नहीं। हमारा जिला पंचायत में, हाँ, पंचायत चुनाव से ही मतभेद बढ़ के आए थे सपा बसपा। तो गेस्ट हाउस में क्या हुआ? गेस्ट हाउस वही तो बता रहा ना। तो जब उन्होंने कहा कि हम भाई यहाँ कहिए पत्रकारों के सामने कि हम ऐसा यहाँ नहीं कह सकते माननीय मुलायम सिंह का, कमरे में बैठ जाओ, हम कह देंगे क्या। तो उन्होंने कहा इसकी मानी तुम कमज़ोर हो, तभी तो आप कह रहे हैं कमरे में जाकर कह दूंगा। यहीं से फिर वो गठबंधन यहीं से खत्म हो गया, इसी बात पर खत्म हो गया। वैसे सिद्धांत तो किसी पार्टी में रहा नहीं, उसमें एक बहुजन समाज पार्टी भी है। जब रमाकांत यादव, उमाकांत यादव इस कांड के मुख्य अभियुक्त थे, बसपा में आए वो बाद में, और बसपा से फिर लोकसभा सदस्य बन रहे दोनों। तो सिद्धांत तो अब आज देख ही रहे क्या सिद्धांत रह गए। उस बचे नहीं सिद्धांत राजनीति में। बच्चे उस सिद्धांत में हम लोग तो, इनके यहाँ भी ऐसा ही है, कांग्रेस के यहाँ भी ऐसा ही है, सबके यहाँ ऐसा ही चल रहा है। हमें और हम तो जाके हम पहुंच गए। ताकतवर की पूजा होती है हमेशा। जितने ताकतवर मारने गए थे, मायावती कहते मारने गए थे, सब बीएसपी से सांसद हो, एमएलए हो गए। और जो जितने अशोक चंदेल हो, अशोक चंदेल, अशोक चंदेल हो, सुरेंद्र वर्मा हो,
पत्रकार वार्ता में कहा क्या है यार, उन्होंने तो ठीक है। अब ये पता नहीं, ये भी थीसिस लिखेंगे इस पर, और क्या ये डॉक्टर इसी ये भी डॉक्टर होंगे, देख लेना हैं? और क्या नहीं, ऐसा करके आई है। ऐसा है, एक बाबा जी थे, वो माने थे केवल जूना की बात, और ऐसे ही लोग बोले, हमारे सब कैसे बोले कि काय बाबा जी ये चूतर तुम्हारे बड़े बड़े मोटे मोटे हैं। जब बाबा जी ने कहा बेटा जब ये चूतर खुल जाए तो सबके ही ऐसे मोटे मोटे दिखाई देते। That's the word for hips. अच्छा कुछ का कुछ सही बात है, एक दूसरे तो सबाई की खुल गई। सबके तब तो सबके, इनकी अकेली नहीं मानवर जानवर पार्टी में। अब देखिए अब मानवर तिवारी जी इनकी सभा में आ गए, जब जीवन से वो भाई तिवारी जी कौन विनोद विनोद चतुर्वेदी बुढ़े हो गए वे, कांग्रेस से अब जाके आए। अब आए जबकि कांग्रेस में कमजोर हो रहा हूँ, जो कमजोर लग रही है विरोध में तो कांग्रेस है मैं। अरे उनका मान सम्मान तो था ही, तो मानवर सब जगह यही है, जब जहाँ देखे जाके चूतर खुल जाए तो ऐसे बड़े बड़े दिखाई देते। सही कह रहे हैं जयदीन जी, सही कह रहे हैं चंद्रशेखर भारती जी। सही कह रहे हैं। अच्छा ये अभी सपा में चले गए हैं इसलिए ही आवाज अंगे रहे ये दोनों सपा में चले गए इसलिए थोड़ा ढक के। ऐसा नहीं है, पहले इस प्रदेश में बनी, ऐसा है चाय पी लो तसल्ली। इस प्रदेश कॉमन ले लो तो एसजी बजेगा, जो सोशल जस्टिस की बात करेगा, जो सामाजिक न्याय की। कौन सी सीट से लड़ रहे हैं इस बार आप? कहाँ हम सरकार बनाने के लिए। अरे दावा कहाँ है? सरकार बनाने के लिए। चलिए आप लोगों ने इतने पूरी बीएसपी को बदनाम करना, लेकिन मानवा की जब सरकार बनेगी बीएसपी की। मानवर काशीराम जी जिंदा रहे होते, केंद्र में सरकार बसपा की होती, अगर जिंदा रहे होते तो। मूवमेंट चलाया उन्होंने, मूवमेंट चलाया, प्रधानमंत्री होते हैं, राम साहब प्रधानमंत्री होते, भाजपा की मूवमेंट फेल हो गया, गवर्नमेंट बनते ही फेल हो गया। तो वजह क्या रही? सिर्फ मायावती जी वजह है या कुछ और वजह भी रही? हाँ, टोटल वजह आरएसएस आरएसएस नहीं चाहती थी कि साथ। हाँ, आरएसएस नहीं चाहती थी कि बैकवर्ड और एससी ये बहुजन समाज मिल जाए, एक हो जाए। आज भी नहीं चाहती वो। क्या कह रहे हैं? आरएसएस के चाहने से क्या होता है? कांसीराम साहब ने कहा था जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हम सबको पूरा बहुजन समाज को उसकी हिस्सेदारी दे देते तो कोई कहीं नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? क्या नाम भाऊजी आपका? मेरा नाम राम सेन ही है सर। हमारे फौजी जी ने कहा है कि आरएसएस पे आरोप लगा रहे हैं आप, एससीबीसी एक ना हो पाए। एससीबीसी क्या नाम, क्या खाना नहीं खाता है, बुद्धि नहीं रखता है जरा भी, क्यों नहीं एक हो रहा है? अभी मैं ये कह रहा हूँ 2 जून 95 में जो घटना घटी, क्या परिस्थितियाँ रही होगी हम नहीं जानते। 2019 में भी हमने गठबंधन किया, दोनों का गठबंधन हुआ है, क्यों नहीं चल रहा गठबंधन? देखिए सर, क्यों नहीं चला? आइडियोलॉजी की अगर बात है तो हमारी समझ में तो केवल एक चीज़ आ रही है कि अकेले हम एक समाज से कोई पार्टी नहीं चला सकते। जवाब सही है। हमको मिलना बैकवर्ड पड़ेगा। अर्जन पहले सब मिले थे, तब मायावती बहन जी जीती थी। जो हाँ, जो कांसीराम साहब की आइडियोलॉजी थी उस पर हमें चलना पड़ेगा। हमको बगैर चले हम कुछ नहीं पा पाएंगे, ना समाजवादी पार्टी कुछ पा पाएगी, ना बहुजन समाज पार्टी कुछ पा पाएगी। नहीं जी। ना। तब इसके बाद हम आरएसएस को दोष देवे तो ये तो हमारा दोष है ना। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ये केसी गौतम जी, ये सब पार्टी अलग अलग झंडा लिए घूमेंगी, बीजेपी सरकार बनाएगी अगली बार। निश्चित है जवाब, निश्चित है बीजेपी फिर बन। क्योंकि ये आप कह रहे हो सबसे अलग अलग। देखो दो पुलिस इंस्पेक्टर थे आप। हाँ, दोहरे समाज अकेलो जाम है बीएसपी में, और हरिजन में कौन समाज है मैं बताओ? और मुलायम सिंह में बैकवर्ड समाज है, पाल साहब लड़े थोड़े बहुत पाल दे दें, और अन बिरादरी तो बैकवर्ड में ज्यादा उन पे कैसे? क्या नाम क्या आपका? मुंशीलाल निषाद। हाँ, ये शुरुआती कार्यकर्ता है, शुरुआती कार्यकर्ता। वो डकैतों वाले गांव के हैं ये। इन्हीं की यमुना पट्टी के हैं? यमुना पट्टी के उस गांव के हैं जो फूलन देवी की गिरोह में जो सबसे बड़े डकैत शुरू में थे, राम अवतार मल्ला, वो इन्हीं की। कौन सा गाँव था राम अवतार मल्ला का? कोटा दीवारा गाँव। कोटा दीवार, ये कालपी तहसील में लगता है, कानपुर देहात, माधवगढ़ के पास।
उस समय इनको पकड़वा लेते थे। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल केपी सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूँ, जेरी जी भी थक गए होंगे, इतनी देर से कैमरा पकड़े हैं। आप 80 के दशक से यहाँ पे पत्रकारिता कर रहे हैं। आपने भैया पीछे देखना चाहे बैठ जाओ तुम गुरु, पत्रकारिता कर रहे हैं, और आप उन दिनों में लोगों से, अलग अलग प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कॉलम लिखवाते थे। मैंने पुरानी फाइलें देखी हैं आपकी, और 89 में सर्वे करते थे जब इस सेफोलॉजी ये सब चीज़ें थी भी नहीं। बीएसपी का ये इतना मजबूत गढ़ था। अब मैं बीएसपी की किसको टिकट मिला, बोले फलाने जी को, ढिकाने जी को, हरिओम उपाध्याय को मिल गया, छोटे सिंह को मिल गया, फलाने तिवारी को मिल गया, फलाने भदौरिया, संजय भदौरिया को मिल गया टिकट, है ना। तो ये, और जो इन्होंने श्री रामपाल जी ने कहा 2 करोड़ 27 लाख, है ना। ये बीएसपी का मूवमेंट कैसे कमजोर हुआ? उरई जालौन की अगर बात करें तो क्या आप उसके कारण देखते हैं? नहीं, अब जो बहुजन समाज पार्टी का एक मतलब एक बड़ा मजबूत आधार था। जब तक बहुजन रहा उसमें, तब तक मजबूत आधार था। जैसे पाल साहब की बिरादरी थी, ये भी मतलब उतनी सताई हुई बिरादरी थी, अनुसूचित जाति से कुछ बेहतर थे, लेकिन सताए हुए लोग थे। इनको भी कुशवाहा जी थे। जब बीएसपी ने ये प्रयोग करना शुरू किया अपने मजबूत गढ़ में, कोई ज़रूरत नहीं थी, इतना मजबूत समीकरण था कि इसी की बदौलत 4 सीटें जीतने की स्थिति में थी। लेकिन जब बृजेंद्र सिंह को दे दिया, ठाकुर अटा गाँव को, तो ठाकुर वोट तो मानसिकता से तो जब 2002 में दिया था, तो मानसिकता से वो एक तो बाकी क्षेत्रों में ठाकुर क्यों वोट देंगे, और दूसरी बात है कि जब आपने ठाकुर वोट वहाँ से दे दिया तो जब वो छोड़ देगा तो वो कोई अपने साथ में लेके तो आएगा नहीं। फिर हरिओम उपाध्याय को दे दिया तो ब्राह्मण क्यों रहेंगे बसपा में। इसका कोई, ये तो तात्कालिक आपको 1 सीट जीतने का लाभ मिल गया, लेकिन दूरगामी तौर पे ये हुआ कि बहुजन इससे छटक गया, बहुजन को सर्वजन बनाने के चक्कर में। लेकिन लोग ये कहते हैं, नहीं किसकी कीमत पे, नहीं बहुजन को सर्वजन नहीं, लेकिन किसकी कीमत पे, पिछड़ों की कीमत पे ये काम किया गया। ये टिकट तो ये कहते हैं कि मायावती अगर ये प्रयोग नहीं करती तो जो बसपा इकलौते दम सत्ता में आई, अपने दम 2007 में, वो नहीं आ पाती। नहीं, वो जालौन के लिए इकलौते कहाँ से आई? अपने आप तो बहुमत तभी आया ना 2007 में, स्पष्ट बहुमत। नहीं, जालौन में इस प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहां प्रयोग कामयाब था, आपका बहुजन का प्रयोग जहां कामयाब था, जहां आप नहीं जीत पा रहे थे, आप पिछड़ों और दलितों की राजनीति करके सफल थे, वहां पे वहां आपको ये नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये बातचीत अभी यहाँ रोकते हैं। हालांकि ना तो मेरे सवाल खत्म हुए हैं, ना ही और जानने का लोभ खत्म हुआ है, और आप सब लोगों ने इतना समय दिया, इतनी सारी बातें बताई। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत समृद्ध हुआ हूँ, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब तक इंटरनेट में ये वीडियो उपलब्ध रहेगा, बहुत सारे लोग जो अध्ययन करना चाहते हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया, इतनी बातें बताई, और चैन सुख भारती जी इतने स्नेह के साथ, ही हमारे बाबा की उम्र के हैं, मैं इनके ग्रैंडसन की उम्र का हूँ, और इतने प्यार से ऐसे मान्यवर कह के बात कर रहे थे। मान्यवर शब्द काशीराम जी के लिए इस्तेमाल होता है, श्री रामपाल जी, गयादीन अनुरागी जी, बाबू रामाधीन जी, आत्माराम जी, इन सब के नाम हम छोटे में अखबारों में पढ़ते थे। आज हम पत्रकार बने, तो इन सब विभूतियों से बात करने का मौका मिला। लल्लन टॉप की वजह से हम लोग आप जाने नहीं, आपके आदरणीय रविकांत जी और आपके और ताऊ हैं, परिवार को जानते हैं। चलिए, परिवार को जानते हैं। ये पूरी बातचीत आपने देखी। इस बातचीत के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखते रहिए लल्लन टॉप।